पहला क्वेश्चन करिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित जो कथन है वो आपको दिए हैं, हमको बताना कौन सा सही है। इट वाज लॉन्च्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ द आरटीसी, यानी कि आरटीसी के फेलियर के बाद लॉन्च हुआ था। ये बात बिल्कुल गलत है, बिकॉज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके पहले ही शुरू हो गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किससे शुरू हुआ था बताइए? स्टार्टेड विद द डांडी मार्च। और डांडी मार्च कब स्टार्ट होता है? 12 मार्च को। कब तक चलता है? 6 अप्रैल 1929 में, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने ये लॉन्च हो गया था मार्च में, और जो हुई थी आपकी जाके ठीक है, क्योंकि जो पहली वाली एनटीसी 1932 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, पूरा क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि किस तरीके से लाहौर ये किया जाता है, मान्यता दी जाती है बाय कांग्रेस, एंड देन उसके बाद 1930 में गांधी जी और कांग्रेस पार्टिसिपेट करते हैं। अनफिनिश्ड टास्क गांधी जी का वो किसने पूरा किया। उसके बाद जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके आए थे, ओके। अगला है विद रेफरेंस टू द साइमन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज अपॉइंटेड टू सजेस्ट आज आ गया था, सब कुछ तो नहीं। ऑप्शन नंबर ए वन ओनली आंसर होगा, ठीक है। विद रेफरेंस टू साइमन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्लोगन साइमन गो बैक वाज रेज्ड ड्यूरिंग इट्स अराइवल इन इंडिया। कब अराइव किया था इंडिया में, जरा बताएंगे। इंडिया में साइमन कब आया था? लाला लाजपत राय वाज इंजर्ड ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कमीशन। तो ये बात बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। और इसी का बदला लेने के लिए फिर गांधी जी को जो भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जी हैं उन्होंने क्या किया था, सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। गलती से स्कॉट को मारना था लेकिन वो मर गया था। और एक साथ ही साथ इंडिया का मतलब इंडियन पुलिसमैन भी था जिनको भेजा गया था कि जाओ भैया इनका पीछा करो, तो उनको भी मार दिया गया था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2। 1927 में बना था ये कमीशन और 1928 में आया था, ठीक है। यहाँ पे आप ली कमीशन याद करो, ठीक है, रिकॉल करो। लितिको कमीशन मैंने आपको कुछ बताया था, और मुंडीमान जो कमीशन है वो बताया था मैंने आपको। तो जो ली कमीशन है वो उसका जो ब्रिटिश राज का जो फेलियर इन रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट्स उसको लेकर बनाया गया था। ये इंडियन आर्मी इमीडिएटली एक्सेप्टेड बाय द इंडियन लीडर्स। क्या रिकमेंडेशन है? जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, जॉइंट इलेक्टोरेट आने चाहिए, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे होना चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सल लेवल फ्रेंचाइज होना चाहिए। तो इस तरीके की यहाँ पे डिमांड्स थी नेहरू रिपोर्ट में। अब आते हैं आगे, देखते हैं। वैसे ही हम देख चुके हैं, कल रिवाइज करते हैं फिर से। कम्युनल अवार्ड हमें पता है कि रैमसे मैकडॉनल्ड था, उसने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो दलित हैं, उनके लिए अब क्या होगा, उनके लिए भी अब सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, ठीक है। अदर दैन जो मुस्लिम को तो मिल चुका था 1909 में, सिख, क्रिश्चियन, यूरोपियन और इन सबको भी मिल गया था, आपको याद हो 1919 वाले में। तो यहाँ पे 1930 सॉरी जो कम्युनल अवार्ड उसमें किसको अनाउंस किया गया था? दलित को। ना सिर्फ दलित के लिए बल्कि मराठाओं के लिए भी अनाउंस किया गया था कि मराठा को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेंगे, जो मराठा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है महाराष्ट्र में वहाँ पे। अंबेडकर जी पूरे सपोर्ट में थे इसके, लेकिन ध्यान रखिएगा कि गांधी जी सपोर्ट में नहीं थे। और कांग्रेस का अगर स्टांस देखें तो कांग्रेस ने ना तो इसको एक्सेप्ट किया ना तो रिजेक्ट किया। एक्सेप्ट करने का मतलब यह है, ठीक है, कि जो लोग बाकी लोग हैं उनको नाराज करना। जैसे कि अभी अगर आपको पता हो तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजीसी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी गाइडलाइंस निकाली है उसमें, और अभी आपको पता होगा शायद अगर, तो जो SC ST एक्ट है उसके तहत अगर कोई भी जो SC ST है, फिर इनफैक्ट ओबीसी को भी ऐड कर दिया इसमें, अगर उनके खिलाफ कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट अगर अत्याचार करता है अभी, ठीक है, या फिर उनके खिलाफ रिपोर्टिंग होती है, तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं अभी। और पहले प्रोविजन था इसका, मतलब न्यूज़ में इसलिए है कि इसका विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को विरोध कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि किसी ने फेक कंप्लेंट कर दिया, तो अगर किसी ने फेक कंप्लेंट कर दिया तो उसके खिलाफ भी चार्जशीट बनाई जा सकती है, उसके खिलाफ भी मतलब कुछ तो सजा का प्रावधान था अगर किसी ने झूठी ही किसी पे वो कर दिया, ठीक है, झूठा ब्लेम लगा दिया। अब यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है, यानी कि अगर किसी ने झूठा ब्लेम लगा दिया किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट पे भी कि इसने मेरे साथ इस तरीके से किया है और बाद में झूठा पाएगा, तो जिसने झूठा इल्जाम लगाया उस पर कुछ नहीं हुआ। तो यही कारण है कि क्यों जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट इसका अपोज कर रहे हैं। तो इसीलिए कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया ना तो रिजेक्ट करने का मतलब यह है कि कांग्रेस एंटी दलित पार्टी के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट कर देती, और सपोर्ट करने का मतलब है कि जो बाकी जनरल कैटेगरी है वो इसको अपोज करते। तो काफी है पॉलिटिकल मुद्दा जिसके कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया था ना तो रिजेक्ट किया था। बाद में हमें पता है कि गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में जॉइंट पैक्ट होता है, ये पूना में 1932 में, जहां पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है, जहां पे डिसाइड किया जाता है कि जो डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट लेटर दिया गया है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और जो रिजर्व सीट्स हैं डिप्रेस क्लासेस के लिए, दलित के लिए, उनको और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उनको बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन उसको हटा देंगे, लेकिन जो रिजर्व सीट्स हैं उसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो खैर ये चीज हम पहले देख चुके हैं। देन हमने ये भी देखा था एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जो बाद में हरिजन सेवक संघ बन गया 1932 में, गांधी जी ने बनाई थी। हरिजन करके वीकली न्यूज़पेपर भी निकाला था हरिजन के लिए, और ऐसा गांधी जी का मानना था कि हमें एसिमिलेट करना होगा इन लोगों को सोसाइटी में जो दलित हैं, और उनको एसिमिलेट करेंगे तभी जो है उनका उत्थान हो पाएगा। अगर उनको हम स्पेशल चीजें देते रहेंगे ऐसा, तो काइंड ऑफ उनको हम अलग कर रहे हैं, और जो सोसाइटी में जो डिमार्केशन है और उस लाइन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ऐसा गांधी जी का मानना था। फिर हमें पता है कि जो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया था उसमें प्रोविजन था 10 साल बाद कमीशन बनेगा, वो हमें पता है 8 साल बाद साइमन कमीशन बना। फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक व्हाइट पेपर पब्लिश होता है, जिसमें सारी चीजें डॉक्यूमेंट करी जाती हैं, एंड उसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया जाता है, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से निकल के आता है। और इसके बेसिस पे हमने देखा था कि 1937 इलेक्शंस होते हैं, सब अभी निकल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 1937 इलेक्शंस होते हैं, कांग्रेस को 11 में से 8 में मेजॉरिटी मिल जाती है। पंजाब बंगाल सिंध में मेजॉरिटी नहीं मिलती है, कहीं यूनियनिस्ट पार्टी जो फजलुल हुसैन ने बनाई थी, और कहीं कृष्ण का जो कृषक पार्टी है, ठीक है, सृजन कृषक पार्टी, उसने भी यहाँ पे कहीं कोalition गवर्नमेंट बनाई मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से हमारा, क्योंकि ये यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे, इनफैक्ट हमारी पूरा त्रिपुरी सेशन में पढ़ चुके थे, ठीक है, लेकिन हमने ये 1934 का कांग्रेस का सेशन नहीं देखा था। 1934 में ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म होता है। कौन फाउंडर थे? जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, आचार्य नारायण देव थे और मीनू मसानी। ये लोग मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं 1934 में, ठीक है। और 1936 में जो लखनऊ का सेशन होता है कांग्रेस का, वहाँ पे ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया जाता है भाई स्वामी सहजानंद सरस्वती। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक ऊपर आ गया उसके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सरस्वती, ठीक है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनाते हैं। 1934 में सोशलिस्ट पार्टी बनती है और 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। 1937 का कांग्रेस का सेशन काफी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये फैजपुर में होता है, पहला सेशन होता है जो किसी गांव में होता है। इट वाज द फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज। तो अभी कांग्रेस क्या बड़े बड़े शहरों में सेशन ना रखे, छोटे छोटे शहरों में गांव में सेशंस को रख रही थी। तो फैजपुर पहला ऐसा बना था जगह जहाँ पे गांव में सेशन हुआ कांग्रेस का कोई। जलगांव जो जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, वहाँ पे फैजपुर नाम का गांव, और इसको प्रेसाइड इसने किया था, नेहरू ने प्रेसाइड किया था। देन 1938 का 1939 का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1938 का हरिपुरा सेशन है जो कि हरिपुरा गुजरात में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी ने को यहाँ पे इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट, एंड यहीं से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, आइडियोलॉजिकल रिफ्ट बनना शुरू हो गया था गांधी जी और बोस जी के बीच में। यानी कि एक तरीके से दोनों लोगों के बीच की जो थिंकिंग है कि कांग्रेस को या हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट को, इंडिपेंडेंस मूवमेंट को किस दिशा में लीड करना है, किस दिशा में लेकर जाना है, कैसे लीड करना है, उसको लेकर गांधी जी और बोस जी में काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे। अब कांग्रेस गांधी जी को फादर फिगर देखती थी, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं है, चलेगी इनकी, लेकिन मानते सब लोग इनकी है। तो इसलिए गांधी जी का ऐसा था कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए फिर क्या हुआ था 1939 में उन्होंने खुद का रिप्रेजेंटेटिव खुद नहीं खड़े हुए थे, उन्होंने खड़ा किया था किसको? उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था। अगला सेशन होने वाला था त्रिपुरी में, त्रिपुरी जगह पड़ती है एमपी में, किसको खड़ा किया था उन्होंने? गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया। और होता यह है, ठीक है, होता यह है कि पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं सुभाष चंद्र बोस, और हारने की वजह से गांधी जी को काफी सेटबैक लगता है। गांधी जी इसको अपने पर्सनल डिफीट के तौर पे देखते हैं, उन्हें बोलते हैं कि ये डिफीट मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूं, इट इज माय पर्सनल डिफीट एंड आई विश बोस जी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी को पूरा वो विश करते हैं उनको, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस।
1938 मैंने देखा भी था कि नेशनल प्लानिंग कमेटी भी बनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस द्वारा, जहां पे पहले जो चेयरमैन बनते हैं जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, ठीक है 1939। अब 1930 यहीं तक हमने पढ़ा था। अब 1939 में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक। दूसरा विश्व युद्ध किनके बीच में होता है, तो एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर के बीच में होता है। एक साइड है ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और यूएसएसआर, और दूसरी साइड है जर्मनी, इटली और जापान। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूएसए और यूएसएसआर पहले से वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन और फ्रांस के साथ नहीं थे, ब्रिटेन और फ्रांस अकेले ही, मतलब ब्रिटेन फ्रांस थे और यहाँ पे जर्मनी, इटली, जापान थे, लेकिन इनका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी था। और इसकी वजह से होता क्या है कि ब्रिटेन को बहुत ज्यादा डर होता है। क्यों डर होता है, डर इसलिए होता है, देखिएगा, क्योंकि देखो पहले तो हम ये समझते हैं कि होता क्या है यहाँ पे। होता यह है कि ब्रिटिशर्स को, ब्रिटेन की सबसे बड़ी कॉलोनी इंडिया थी, इंडिया से सोल्जर्स चाहिए थे। अब इंडिया से सोल्जर्स तो आप तभी ले पाओगे जब इंडिया आपके सपोर्ट में हो, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि इंडिया भी वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड पावर के साथ है, जबकि ऐसा कुछ तो था नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, उससे किसी ने राय नहीं ली, ना तो किसी पार्टी से कोई राय ली गई। अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया ब्रिटेन का सपोर्ट कर रहा है इस वर्ल्ड वॉर 2 में। आईएनसी ने इसको प्रोटेस्ट करते हुए, विरोध व्यक्त करते हुए, जितनी भी मिनिस्ट्रीज में इसको इलेक्ट किया गया था, हमने देखा 1937 इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ पे इसको मेजॉरिटी मिली थी 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में, तो वहाँ हर जगह से इन्होंने रिजाइन दे दिया। क्यों रिजाइन दे दिया था, कारण इसका यह था कि बिना कांग्रेस से पूछे, विच वाज द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट टाइम, बिना उससे पूछे सपोर्ट इंडिया का बोल दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया सपोर्ट में ब्रिटेन के। इस वजह से नाराज होकर आईएनसी ने रिजाइन कर दिया मिनिस्ट्री से, ठीक। आफ्टर रिजाइनिंग आईएनसी मेड ऑफर्स टू लेनेथु, तो कांग्रेस मिली, वाइस टाइम का लेनेथु था कि अभी भी मौका है, तुम्हारा सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बोलो, हमें ये क्लियरली बताओ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तुम हमें इंडिपेंडेंस ग्रांट कर दोगे। ऐसा कांग्रेस का कहना था कि हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बस तुम हमें इंडिपेंडेंस दे दो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम फुल सपोर्ट दिखाएंगे तुमको। होता क्या है, लेनेथु को मना कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो कांग्रेस ने कहा भूतो फिर अकेले हम तो सपोर्ट में नहीं है, ध्यान रखना। तो होता क्या है यहाँ पे, ठीक है, डिमांड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन पीपल, यानी कि वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। डिमांड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फुली रिस्पांसिबल गवर्नमेंट एट बोथ प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेवल, यानी प्रोविंशियल पे और सेंटर, क्योंकि प्रोविंस पे तो कहीं ना कहीं सेंटर में एक रिस्पांसिबल गवर्नमेंट की डिमांड थी बाय दी कांग्रेस, लेकिन वो लेनेथु ने नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो वैसी बात है कि उतने ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे ब्रिटिशर्स को देखने को नहीं मिला। जब नहीं मिला तो लेनेथु पर प्रेशर बनाया गया कि भाई सपोर्ट लो इंडियंस का। तो लेनेथु ने अगस्त के महीने में एक ऑफर दिया, जिसको बोलते हैं अगस्त ऑफर, 1940 में तो देता है, इसलिए इसको अगस्त ऑफर बोलते हैं। कोई इंसान आया नहीं था ब्रिटेन से जिसके नाम पे अगर हम इसका नाम रखें, अगस्त महीने में दिया गया, इसलिए अगस्त ऑफर बोलते हैं, सिंपल। इसमें लेनेथु को बोलता है क्या, प्राइम मिनिस्टर चर्चिल था उस टाइम, चर्चिल। इसमें लेनेथु को बोलता है कि देखो, जब ये हमारा वॉर हो जाएगा तो हम तुम्हें डोमिनेंस स्टेटस ग्रांट करेंगे, ठीक है, इंडियन, मतलब तुम्हें डोमिनेंस स्टेटस देंगे। इंडियन शुड क्रिएट ओनली, मतलब आप जब खत्म हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप क्रिएट कर लेना, उसमें ज्यादा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। एक वॉर टाइम एडवाइजरी काउंसिल सेटअप करेंगे कि जब तक युद्ध चल रहा है तब एक एडवाइजरी काउंसिल बनेगी, और उसमें यानी कि सलाहकार युद्ध परिषद बनेगा, और उसमें क्या होगा, उसमें इंडियंस भी होंगे, यानी कि इंडियंस सब देख सकते हैं किस तरीके से वॉर चल रहा है, किस हिसाब से कोई डिसीजन लेना है वॉर को लेकर, तो उसमें इंडियंस का भी रोल रहेगा। और साथ ही साथ माइनॉरिटीज को भी पावर देगी कि बिना माइनॉरिटी से पूछे हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन नहीं किया जाएगा, फिर संविधान नहीं बनेगा बिना माइनॉरिटी के परमिशन के। माइनॉरिटी मतलब वही आपके मुस्लिम सिख, ये सब माइनॉरिटी में थे, वैसे माइनॉरिटी में क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट भी थे, लेकिन मेन अगर माइनॉरिटी में अगर मेजॉरिटी बात करें, मेन माइनॉरिटी कौन थे, तो आपके क्रिश्चियंस थे एंड मुस्लिम्स थे, ठीक है। अब ये ऑफर ऑब्वियस बात है कांग्रेस पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देगी, कारण वो डोमिनेंस स्टेटस दे रही थी, और 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस पहले बोल चुकी थी कि हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, डोमिनेंस स्टेटस तो वाज डेड एज डोरनेल, ठीक है। तो इसी वजह से इस पर्टिकुलर अगस्त ऑफर को नेहरू बोलते हैं डेड एज डोरनेल, ठीक है, डेड एज डोरनेल। ये नेहरू का स्टेटमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू दी अगस्त ऑफर, ठीक है, क्योंकि उनका गोल पूर्ण स्वराज हो चुका था 1929 के लाहौर सेशन में, डोमिनेंस स्टेटस से तो कोई मतलब था नहीं। होता क्या है, कांग्रेस इंडिविजुअल सत्ता लॉन्च करती है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं लॉन्च करती है सीडीएम की तरीके। कारण उसका ये होता है कि मतलब गांधी जी का आइडियोलॉजी था कि ठीक है, ब्रिटिशर्स के इस टाइम पे क्योंकि ऐसी तैसी को लंका लगी पड़ी है, तो हम ज्यादा अपोज अभी नहीं करते हैं, लेकिन ये भी ना समझें ब्रिटिशर्स के हम वीक पड़ गए हैं इस तरीके से, तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रोटेस्ट व्यक्त करेंगे, लेकिन इतना एक बड़ा मूवमेंट लेके नहीं आएंगे जिससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्योंकि फेस करनी पड़ रही वर्ल्ड वॉर 2 में, यहाँ भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े। और एक और थोड़ा सा साइड था, दैट वाज कि अगर आप देखो तो जर्मनी वाज ऑन द अदर साइड, जर्मनी वाज ऑन द अदर साइड। अब जर्मनी जो है यहाँ पे नाजीज का रूल था, ठीक है, नाजी जर्मनी, ये हिटलर आपको पता है। तो ये था कि अगर ब्रिटेन वॉर हार जाता है, ठीक है, तो अगर ब्रिटेन वॉर हार जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि ये लोग जो हैं, जो जर्मनी वाले हैं, सब लोग कोई भला संग के लिए लड़ रहे हैं, अपनी कॉलोनीज बचाने के लिए बस लड़ रहे हैं, सिंपल सी बात, अपनी कॉलोनीज बचा रहे हैं। तो अगर यहाँ से ब्रिटेन जाएगा तो हो सकता है कि जापान तो साइड में बैठा हुआ है, भाई जापान तो साइड में ही बैठा हुआ है, और जापान की कॉलोनीज है, और धीरे धीरे जापान यहाँ पे भी आने लगा था। तो फिर ये था कि अगर ये ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो थोड़ी हमारी दिक्कत का वो हो सकता है, लेकिन अपनी डिमांड तो रखनी ही है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के तौर पर अपनी डिमांड को रखा गया टू शो दैट वी रिजेक्ट योर अगस्त ऑफर। ओके 1940 में गांधी जी ने बोला कि हर एक जो एक आदमी आएगा वो सत्याग्रह देगा, एक आदमी आएगा सत्याग्रह देगा, ब्रिटिशर्स ने अगर उन्हें नहीं पकड़ा, हिरासत में लिया, तो वो दिल्ली चलो का कैंपेन लॉन्च करेगा, नहीं कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा, ठीक है। तो आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने हम आगे देखेंगे भूदान आंदोलन भी शुरू किया बाद में जाके, ठीक है। तो आचार्य विनोबा भावे नहीं 1940 में पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही बने, दूसरे बने जवाहरलाल नेहरू, तीसरे बने ब्रह्मदत्त। पहले दूसरे जनरली लोग बताते हैं, तीसरे मिस आउट कर जाते हैं, तो ब्रह्मदत्त वाज द थर्ड, जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह दिया। ओके, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1940, क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1940 में हुई थी, चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। अब होता क्या है, 1941 की बात है, 1941 में जब जर्मनी रशिया पर अटैक करता है, और ठीक है, जबकि रशिया भी वर्ल्ड वॉर में था नहीं 2 में, ठीक है, कुछ कारण बनते हैं इसके, जर्मनी रशिया पर अटैक करता है। दूसरा जब जापान होता है वो यूएसए के पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है। पर्ल हार्बर अगर देखेंगे तो ये जगह पर, जैसे ये यूएसए, अगर आपको ज्योग्राफी याद आ रही हो, तो ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे प्रशांत महासागर, साउथ अमेरिका, यहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको हवाई आइलैंड्स आपको याद बताया था, याद है यहाँ पे कौन सा वोल्केनो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे किस तरह की वोल्केनिज्म देखने को मिलती है, तो यहीं पे डायमंड हार्बर, तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखना, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा बिकॉज ओके है, तो यहाँ पे पड़ता है कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे वही हवाई जहाँ माउना किया है, जो किस तरीके के शील्ड वोल्केनो और जो हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म शो करते हैं ना, जहाँ पे प्लेट के बीचों बीच जहाँ वोल्केनो देखने को मिलता है, दैट इज हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, अटैक कर देता है जापान, 1941 की बात है। क्यों अटैक करता है, अटैक इसलिए करता है सो दैट कि ये जो यूएसए है इसको, क्योंकि यहाँ पे यूएसए की कॉलोनीज वगैरह भी थी, और यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहता था जापान, यहाँ पे रिसोर्सेज भर के थे साउथ ईस्ट एशिया में, तो साउथ ईस्ट एशिया में रिसोर्सेज को हथियाना चाहता था जापान, इसलिए ये सब जितने भी सिंगापुर मलेशिया सब पे कब्जा करना चाहता था जापान। वैसे जापान ने सिंगापुर पे कब्जा कर लिया था, और यहाँ पे ये जो पर्ल हार्बर आप जगह देख पा रहे हैं, यहाँ पर अटैक किया था यूएसए की टेरिटरी, क्योंकि यूएसए की फ्लीट यहाँ पे रहती थी, यानी कि सब है ना, जहाज वगैरह सब कुछ यहाँ पे रहते थे, तो यहाँ पे उन्होंने अटैक किया सो दैट इनको प्रॉब्लम ना हो यूएसए की तरफ से, कल को इनको चाइना पे भी अटैक करना था, तो यूएसए एक प्रॉब्लम ना बन जाए, तो इसलिए यहाँ पे अटैक कर दिया। और दिस मार्क द एंट्री ऑफ यूएसए इन द वर्ल्ड वॉर 2, जैसे जर्मनी ने रशिया पर अटैक कर दिया, दिस मार्क द एंट्री ऑफ यूएसएसआर और रशिया इन द वर्ल्ड वॉर 2, उसी तरीके से यूएसए, तो यूएसएसआर ही होता था, रशिया तो नहीं था, यूएसएसआर था, इसमें ये सब जो आज लड़ रहा है यूक्रेन वगैरह सब इसी के अंदर आते थे यूएसएसआर में। तो और यूएसए भी जापान के अटैक के बाद पर्ल हार्बर 19 दिसंबर 1941 में अटैक किया था, तो 1942 आते तक यूएसए और यूएसएसआर भी दोनों आ चुके थे वर्ल्ड वॉर 2 में। अब दिक्कत थी जापान के लिए बहुत ज्यादा, ठीक। अब यहाँ पे दिक्कत ब्रिटेन के लिए इनिशियली अगर बात करेंगे तो यहाँ पे पर्ल हार्बर के अटैक के बाद यहाँ पे सिंगापुर और ये पूरा जो आज का म्यांमार है, जो उसने बर्मा होता था, कब्जा कर लिया ब्रिटेन जापान ने। अब ब्रिटेन के लिए बड़ी मतलब काइंड ऑफ नहीं
लप लप धप लप होने लगी। क्यों? कारण उसका यह था कि भाई बर्मा तक आ चुके हैं, इंडिया पर अटैक दूर नहीं है बस जापान का, और इंडिया पर अटैक होने ही वाला है जस्ट। ठीक है, तो ये डर था किसको? ये डर था ब्रिटिशर्स को कि यहाँ पे अब जापान इन सबको ऑक्यूपाई करने के बाद अब किस पर अटैक करने वाला है? इंडिया पे। वो कभी कर नहीं पाता, वो बात अलग है, लेकिन उसकी पूरी मंशा यहाँ तक आ चुका था, बस अटैक करने वाला था कि कुछ हुआ क्या हुआ वो भी देखेंगे, लेकिन ये आपको बात समझ में आई। तो जब म्यांमार तक को भी कब्जा कर लिया इसने, बर्मा को, दैट इज जापान ने, तब फिर से एक मिशन भेजा गया इंडिया की तरफ बाय द ब्रिटेन। यहाँ पे एक स्टैफोर्ड क्रिप्स करके इंसान हुआ, उसको भेजा गया कि भाई जाके कुछ देख के आया। 1942 में उसको भेजा गया, उसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन। ठीक है, इसको ऑफर देके भेजा गया और क्रिप्स ने क्या ऑफर दिया? वही डोमिनियन स्टेटस, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। ठीक है, टू बी फ्रेम वुड बी फॉर्म्ड टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। दिस असेंबली वुड हैव मेंबर्स इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड आल्सो नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट। एक संविधान सभा गठन किया जाएगा जो देश के लिए नया संविधान तैयार करेगी। इस सभा में प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने गए रियासी राज्यों द्वारा नामित सदस्य होंगे, यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। गांधी वाज लाइक क्या भैया ये फिर से भी तुम दे रहे हो? तो इट इज लाइक अगेन अ पोस्ट डेटेड चेक, क्योंकि स्टार मार्क लगा हुआ था। ये हर चीज जो वादा कर रहे हैं ना, ये सब वॉर के बाद मिलेगी। इट इज लाइक मैंने तुमको बोल दिया ये दूंगा, तुम्हें वो दूंगा, लाइक भाई ऑल इंडिया रैंक बनाएगी, तुम्हें थाईलैंड ट्रिप दूंगा, या फिर तुम्हें थार दूंगा, या तुम्हें ठीक है उधार दूंगा, या फिर ये सब दूंगा वो दूंगा। ठीक है, अपनी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा, स्टार मार्क लगा दिया, और स्टार मार्क लगा के खूब सारे उसमें प्रोविजन ऐड कर दिया। जैसे जैसे प्रोविजन मैंने ऐड कर दिया कि जब तुम मेरे कास्ट के होगे तभी मैं तुमको दूंगा। फिर दूसरा प्रोविजन मैंने हो सकता है उसमें ऐड कर दूं कि तुम्हारी उम्र जो है वो 22 साल से कम होनी चाहिए। इस तरीके से प्रोविजन ऐड करता हूं। तो वही किस काइंड ऑफ प्रोविजन था दैट वाज कि यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी तो बट आफ्टर द वॉर। और वो भी क्या मिला? डोमिनियन स्टेटस। तो इसको बोला पोस्ट डेटेड चेक। गांधी ने क्या बोला? लिखा हुआ आई थिंक पोस्ट डेटेड चेक ऑन फेलिंग बैंक। फेलिंग बैंक मतलब जो बैंक फेल कर रही है वो चेक दे रही है, और वो भी पोस्ट डेटेड है। फेलिंग बैंक इसलिए क्योंकि आप देखो जापान कब्जा कर चुकी थी म्यांमार तक में, सिंगापुर साउथ ईस्ट गया था पूरा उसके हाथ से, और ये भी उसके हाथ से गया क्या म्यांमार। तो इसीलिए समझ में आ रहा था उस टाइम भी कि ब्रिटेन बैकफुट पे वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरीके से। तो गांधी ने बोला पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक, और इसके फेलियर है। ठीक है, यानी यहाँ पे और भी है प्रोविंस अनविलिंग टू जॉइन इंडियन डोमिनियन कुड फॉर्म सेपरेट यूनियन, हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई जॉइन नहीं करना चाहता इंडिया को तो अपना खुद का संविधान रख सकता है, जो कि अगेन ये तो कांग्रेस कभी चाहता ही नहीं था कि इंडिया का डिवीजन हो। अब गांधी जी क्या करते हैं, जैसे कि अगस्त ऑफर के फेलियर में इंडिविजुअल सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, उसी तरीके से क्रिप्स मिशन के फेलियर में वो क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को लॉन्च करते हैं। ठीक क्लियर है? ठीक है सर, हम खुद ले लेंगे थार इंटरव्यू। थैंक यू इतने क्लास। अच्छा, तो क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी लॉन्च करते हैं 1942 में। कब लॉन्च करते हैं? अगस्त में। इसीलिए इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, ध्यान रखना इसको, क्विट इंडिया मूवमेंट को। जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर्धा महाराष्ट्र मिलती है, जहां पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है और इसको रैटिफाई किया जाता है ग्वालियर टैंक बॉम्बे में। ठीक, और फाइनली ध्यान रखना कांग्रेस वर्किंग कमेटी, अगर आपको याद क्या बता दीजिए कमेंट में कब बनाई गई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी 15 सदस्यों की? तो ये बनाई गई थी नागपुर में 1920 का सेशन हुआ था वहां पे। तो ग्वालियर टैंक बॉम्बे में इसको रैटिफाई किया गया एंड 8 अगस्त को 1942 को फाइनली गांधी लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन की विफलता के जवाब में भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च कर दिया, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इन रिस्पांस टू द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के फेलियर में अगस्त क्रांति को लॉन्च किया गया, व्हिच वाज इनिशियली नॉट सस्पेंडेड बाय नेहरू एंड हिंदू महासभा, नॉट सपोर्टेड बाय नेहरू एंड हिंदू महासभा। ध्यान रखिएगा ये पर्टिकुलर जो वर्ल्ड वॉर 2 था, मुस्लिम लीग का इसमें इंस्टेंस क्या था वो भी चलो देख लेंगे बाद में। ये चीज देख लें तो इसको पहले यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग की बात पूरा समझेंगे। तो व्हिच वाज इनिशियली नॉट सपोर्टेड, इनिशियली जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको सपोर्ट काइंड ऑफ नहीं किया गया था एंड हिंदू महासभा के द्वारा भी, बट खैर बाद में तो आ जाते हैं। और होता यह है कि पहले दिन ही जिस दिन लॉन्च होता है अगस्त 1942 को, बड़े जो मेजर लीडर्स है कांग्रेस में सबकी अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, और अरेस्ट होने की वजह से क्या होता है, ये लीडरलेस मूवमेंट बन जाता है पहले दिन ही। ठीक है, डू और डाई करो या मरो का नारा दिया था। एक तरीके से फाइनल अल्टीमेटम था बाई गांधी जी टू दी पीपल ऑफ इंडिया कि अब ये मौका आ चुका है, करो या मरो, यानी कि या तो आजाद कराओ इंडिया को, आजाद कराने के प्रोसेस में अपनी जान दे दो, शहीद हो जाओ। ये स्पीच उन्होंने अगेन वही ग्वालियर टैंक मैदान है वहां पे दिया था। ठीक है, अरुणा असफ अली प्रेसिडेंट कांग्रेस वर्किंग कमेटी, यानी कि सब लोग जब जेल में चले गए तो उसके बाद अरुणा असफ अली ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो सेशन उनको प्रेसाइड किया। उन्होंने ग्वालियर टैंक में झंडा भी फहराया और इसी के साथ साथ जो उषा मेहता है उन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो भी चलाया, जिससे कि लोगों को संबोधित किया जाता था। जो लोग लीडर्स अभी तक नहीं अरेस्ट हुए हैं वो लोग संबोधित करते थे, उसकी फ्रीक्वेंसी मद्रास तक कैच करती थी। उन्होंने बॉम्बे में इसको सेटअप किया था उषा मेहता ने, क्या अंडरग्राउंड रेडियो। ठीक है, अंडरग्राउंड रेडियो। ऑलराइट, स्पेसिफिक अपील्स मेड बाय गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी द्वारा की गई खास अपीलें क्या थी? टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स गांधी एडवाइज नॉट टू रिजाइन। उन्होंने बोला था रिजाइन मत करना फ्रॉम देयर पोस्ट, बट इंस्टेड अर्ज देम टू रिमेन लॉयल टू द कॉज ऑफ द आईएनसी एंड वर्क अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी सप्ली, यानी कि सूक्ष्म रूप से ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ काम करें। और फायर वगैरह मतलब वही है कि रिजाइन करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, काम अभी पोस्ट में रहो, बरकरार रहो, लेकिन काम करने की जरूरत नहीं है। सोल्जर्स को बोला गया था कि आप रिजाइन मत करो, लेकिन ऑर्डर्स मानने से मना कर दो और अपने फेलो जो कंपैट्रियट्स हैं उन पर फायर करने को बोला जाए तो मत करिएगा। गांधी अपील टू पेशेंट्स टू विदहोल्ड रेंट पेमेंट्स, यानी गांधी ने किसानों से अपील करी कि यदि जमींदार या जमींदार ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान हो तो वे किराया देने से रोकें। ठीक है, अपील टू पेशेंट्स टू विदहोल्ड रेंट पेमेंट्स टू द लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, और द जमींदार वर लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जमींदारों को पेमेंट नहीं करना अगर वो लॉयल है ब्रिटिश से तो। ठीक है, ही एनकरेज द पीपल लिविंग इन द प्रिंसली स्टेट्स टू सपोर्ट द रूलर इफ द रूलर वाज एंटी ब्रिटिश, यानी इसका सपोर्ट तभी करो अगर वो एंटी ब्रिटिश है, अगर आपका रूलर है। क्योंकि ऐसे समझ लो कि अभी मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा। ठीक है, तो वहां पे मैप आपको देखने को समझ में मिलेगा कि किस तरीके से जहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, तो वो जगह थी, वो एक जहां पे राजा रजवाड़े अभी भी रूल कर रहे थे इन द नेम ऑफ ब्रिटिशर्स। ऐसा नहीं था इंडिपेंडेंट रूल कर रहे थे, वो सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स ने सब कुछ ऑक्यूपाई करके रख लिया था, सब कुछ जीत लिया था उन्होंने। तो वो रूल कर रहे थे वहाँ पे भी राजा रजवाड़े, लेकिन ब्रिटिशर्स के नाम पे। तो वो है यहाँ पे प्रिंसली स्टेट, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर। प्रिंसली स्टेट यानी कि जो रियासी है, रियासी राज्य है, तो वहाँ पे उनका सपोर्ट तभी करने को बोला गया अगर वो एंटी ब्रिटिश है, नहीं है तो सपोर्ट नहीं मत करो। ठीक है, मार्टायर्स की अगर बात करेंगे, शहीद की बात करेंगे तो कुशाल कुंवर होंगे शहीद। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में शहीद हो गए थे, कुशाल कुंवर और कनकलता बरुआ। ठीक है, कनकलता बरुआ, कनकलता। ठीक है, कनकलता बरुआ होंगी जिनको कि मार डाला गया था बाय द ब्रिटिश फोर्सेस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज, ये उषा मेहता ने आपको पॉइंट बता दिया है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड रेडियो चलाया गया था। ठीक है, अंडरग्राउंड रेडियो यहाँ पे स्टार्ट किया गया था भाई उषा मेहता जी। पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप हुई थी जब सब लीडर्स की अरेस्ट हो गई थी, तो जैसे बलिया में, तामलुक में, सतारा में, यहाँ पे समानांतर सरकार बन गई थी, सरकारें बना दी गई थी। सरकारें मतलब एक तरीके की टेम्परेरी इंडिपेंडेंट घोषित कर दी गई थी, यहाँ पे हमारी सरकार, जैसे बलिया में चिट्टू पांडे, तामलुक में जातीय सरकार, सतारा में प्रति सरकार जो कि वाईबी चौहान और नाना पाटिल ने बनाई थी। तो ध्यान रखना पैरेलल गवर्नमेंट बलिया की, तामलुक की, सतारा की। ठीक है,
अब आते हैं मुस्लिम लीग पे। देखो मुस्लिम लीग जो है, जब कांग्रेस ने मिनिस्ट्री से रिजाइन किया 1939 में, क्यों रिजाइन किया था? क्योंकि बिना कांग्रेस से पूछे या फिर किसी पार्टी से पूछे इंडिया का सपोर्ट बोल दिए थे ब्रिटिशर्स की, ब्रिटेन के साइड है इंडिया। ठीक, तो जब कांग्रेस ने रिजाइन किया तो इन्होंने उसको सेलिब्रेट किया मुस्लिम लीग ने एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस। लिखा नहीं आगे लिखा होगा, डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पर 1939 में। ठीक है, वो इफ्तार बांट रहे हैं और मजा आ रहा है उनको पूरा कि वाह वाह वाह। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग पूरी तरीके से सपोर्ट में थी किसके? ब्रिटिशर्स के वर्ल्ड वॉर 2। उनको ये था कि अगर मान लो कि क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सेसफुल हो भी जाता तो क्या, तो हमें तो पाकिस्तान नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ये समझो 1933 में पहली बार रहमत अली करके हुए एक, आई थिंक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, शायद फिर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड में था, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहमत अली, उन्होंने सबसे पहली बार पाकिस्तान आई नहीं था उसमें, बाद में लगा। ठीक है, तो ये वर्ड उन्होंने सबसे पहले टर्म को कॉइन किया था। एंड वी नो, इतना तो सभी को पता होगा, चाहे इसके भी पढ़ी हो ना पढ़ी हो, कि जिन्ना था एक जो पाकिस्तान की मांग को लेकर बैठा हुआ था और वही पाकिस्तान का फाउंडिंग फादर भी माना जाता है। उसका ये मानना हो चुका था। एक्चुअली में हुआ क्या था, पहले वो कांग्रेस का मेंबर था, वी ऑल नो। ठीक है, कि जिन्ना वाज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस, था कांग्रेस का मेंबर, और कांग्रेस का मेंबर था। उसके बाद हमें पता 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है, 1906 मुस्लिम लीग बन जाती है। उसके बाद मुस्लिम लीग की सदस्यता ले लेता है, दोनों का मेंबर था और दोनों में सुलह करवाने की पूरी कोशिश करता रहता था। 1916 में अगर याद हो, लखनऊ में सेशन हुआ था और जॉइंट पैक्ट हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। हुआ कि नहीं हुआ था? किसने प्रेसाइड किया था? कमेंट में लिखो। तो वहां पे हमें पता है कि एक्सट्रीमिस्ट को ले लिया गया था कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के अंदर, क्योंकि 1907 में स्प्लिट हो गया था सूरत में, तो एक्सट्रीमिस्ट को ले लिया गया था। जॉइंट पैक्ट हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, जिसको अमित मजूमदार ने प्रेसाइड किया था। उसमें जिन्ना का सबसे बड़ा रोल था कि दोनों का मेंबर था। ठीक है, वो बड़ा सेकुलर टाइप का आदमी हुआ करता था जिन्ना की अगर बात करें तो। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, जिन्ना एक हिंदू फैमिली से आता था। यस, जिन्ना के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे दे वर हिंदू। ठीक है, फिर बाद में वो कन्वर्ट हुए एंड हिज फादर वाज मुस्लिम, देन ही वाज अ कट्टर मुस्लिम नहीं था एंड ही वाज काइंड ऑफ सेकुलर पर्सन, बहुत सेकुलर पर्सन था। और यही कारण था कि क्यों 1916 का जो सेशन हुआ था जहां पे लखनऊ में हुआ था, कांग्रेस मुस्लिम लीग को साथ लाने में जिन्ना का काम किया था जिन्ना ने। तो फादर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोला गया था जिन्ना को, फादर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसको बोला गया था जिन्ना को। ठीक है, ये ध्यान रखना। 22 सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू जो कि कांग्रेस की पहली महिला, भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो कि कानपुर में 1932 सेशन होता है उसकी अध्यक्षता करती है वो। ठीक, लेकिन होता क्या है कि फिर एक टाइम बाद कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों से रिजाइन कर देता है वो, क्योंकि दोनों से बताते भाव मिलना उसको बंद हो गया था। यहाँ पे चलने लगी थी गांधी की, और यहाँ पे भी कोई तो थे, नाम याद नहीं आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो नाम को जानने के बाद भी एग्जाम नहीं पूछे हो, तो उनकी चलने लगी थी। तो इसके बाद ही चला गया था अपना इंग्लैंड। ठीक है, क्योंकि ही वाज अ लॉयर। ठीक है, तो बैरिस्टरशिप से गांधी जी प्रैक्टिस करने गए थे लंदन में, तो वैसे वो भी गया था, तो वो वहाँ चला जाता है। फिर वहाँ माना जाता है कि जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं लियाकत अली खान, जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे, वो मिलने जाते हैं और वहाँ पे पता नहीं जो भी इनकी सांठ-गांठ हुई हो, ये दोनों वापस आते हैं, जिन्ना को वापस लेके आते हैं। जिन्ना सेकुलर से वाज बिकेम अ कट्टर मुसलमान, कट्टर एकदम। ठीक है, और जब ये जिन्ना वापस आया, ठीक है, यहाँ पे इसने मुस्लिम लीग की काइंड ऑफ बागडोर संभाली, ठीक है, कमान संभाली, और इसने पूरी तरीके से बहुत ही अग्रेसिवली एक सेपरेट नेशन की थ्योरी दी और इसने एक सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करना शुरू किया। और इसका ये मानना था, ये कहना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। और इसका दोगलापन भी आप देखिएगा, जब इंडिया पार्टीशन हो रहा था, यहाँ पे पंजाब था, यहाँ बंगाल था। ठीक है, पंजाब में तो पूरा सिख है, बंगाल में अगर बात करेंगे तो यहाँ हिंदू भी है। ठीक है, तो जब बात आती है तो इसे बंगाल को पार्टीशन करने बोलता है, बंगाल भी करो, तो बोला गया भाई हिंदू यहाँ पे तो, सॉरी पंजाबी, और वो तो साथ नहीं रह सकते मुसलमान के साथ, हिंदू चाहे पंजाबी। ठीक है, यहाँ पे हिंदू भी है, तो फिर तो बोलता नहीं बंटवारा तो होगा। तो मतलब सिंपल उसका जो भी अगेन जो मैंने बोला कि जो भी इनकी सांठ-गांठ हुई हो, तो ऐसा इनका कुछ ऐसा मुसलमानों से लेना देना नहीं था कि मुसलमानों के हक, इसका मानना था कि मुसलमानों के हक की बात नहीं करती है कांग्रेस। कांग्रेस तो सिर्फ एक हिंदू पार्टी बन के रहेगी और कांग्रेस थोड़ा सा बीच मझधार में फंस गई थी। हिंदू की थोड़ी सी बात, हिंदू से अगर जैसे मुसलमानों के हक में कुछ बात करें तो हिंदू महासभा नाराज हो जाती थी, जो 1915 में मोहम्मद अली ने बनाई थी। और अगर हिंदू के ऊपर कुछ बोलते मुस्लिम लीग नाराज हो जाती थी, जबकि ऐसा नहीं था। ये सोल रिप्रेजेंटेटिव थी मुस्लिम लीग की, क्योंकि मुस्लिम कांग्रेस के अंदर भी मुसलमान नेता थे, जैसे हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के शिक्षा मंत्री बनते हैं, वो भी बोलते हैं कि क्या फालतू की बात कर रहा है जिन्ना। ठीक है, ये कब हो गया कि ये सोल रिप्रेजेंटेटिव है पूरे जो भारत में मुसलमान रहे हैं। लेकिन इसका कहना था नहीं, ये तो अगर रहेंगे कांग्रेस तो मुसलमानों की हक की बात करते नहीं है, ये था नहीं। लेकिन उसका यही पूरा प्रोजेक्शन था लोगों के प्रति, क्योंकि अगेन एट द एंड थिंकिंग वही थी कि क्योंकि अगर ये पूरा एक अखंड भारत टाइप बना तो वैसे बात गांधी हैं, पटेल हैं, नेहरू हैं, इसके पास तो कुछ जाने वाला नहीं है, यानी कि ये लीडर तो बनने वाला नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर तो बनने वाला नहीं है। तो फिर तभी पॉसिबल हो सकता है जब मुसलमानों को भड़का के एक अलग नेशन बनाया जाए और उसका लीडर बन जाए। और इसने किया भी। ठीक है, एक सेपरेट नेशन बनाया और उसका लीडर बनने की चाह, क्योंकि खुद ही देखो ना आज पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, कहाँ पे मुसलमान ज्यादा सेटिस्फाइड है, कितना इनका उधार यहाँ पे लोग कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक ये था बनाने का कि एक पावर चाहिए थी, पावर के भूखे। तो ऐसा नहीं था जिन्ना का भूखा था, मोस्ट ऑफ कांग्रेस के लोग भूखे होंगे। ठीक है, तो उनको ये होगा कि हाँ हम लेंगे और पावर शेयर हो सकता है, वो ना करना चाहते हैं। लेकिन एट द एंड द गेम वाज ऑफ पावर, ना कि इनका उधार करना। आज भी वही हो रहा है, आज भी आपको पता है। ठीक है, और लोगों को कायदे से काटा जाता है, कटवा भी लेते हैं लोग, ऑल थैंक्स टू इलिटरेसी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ये क्या है? लॉ रेजोल्यूशन, यानी कि 1940 में, मार्च 1940 में एक फॉर्मल पॉलिटिकल स्टेटमेंट निकाली जाती है। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दौरान ऑफ इट्स 3-day जनरल सेशन इन लाहौर पंजाब। ठीक है, मार्च 1940 में, कॉलिंग फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एक पाकिस्तान, एक अलग से हमें पाकिस्तान, एक अलग से नेशन चाहिए। और ये 1940 से जो डिमांड लॉ रेजोल्यूशन से शुरू होती है मुस्लिम लीग की, ये रुकती ही नहीं है जब तक कि पार्टीशन हो नहीं जाता। तब तक ये जब तक मारकाट नहीं हो जाती है लाखों लोगों की, तब तक ये रुकती नहीं चीज। ठीक है, तो होता क्या है कि कांग्रेस, क्योंकि होता है कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। अब ये लोग कुछ भी देते, कुछ भी लोग देते, जैसे कि ब्रिटिश ऑफर, इनके बीच में तनातनी होना शुरू हो जाती थी, कांग्रेस के बीच में, मुस्लिम लीग के बीच में भी। और जब तनातनी होना शुरू हो जाती थी तो ब्रिटिश बेचारे कंफ्यूज हो जाते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम आपस में तो करो सुलह सलाह मशवरा, हम कुछ भी दे रहे हैं तो ऐसे कैसे तुम्हें आजादी देंगे, किसको हम ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे? पहले तो था कि ठीक है ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे, अब ट्रांसफर ऑफ पावर किसको करेंगे? कांग्रेस को करेंगे, मुस्लिम लीग को करेंगे, प्रिंसली स्टेट में किसको करेंगे? तो ये काइंड ऑफ डिलेमा भी क्रिएट हो गया। तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है, एक फॉर्मूला लेके आते हैं, क्लीमेंट रीड फॉर्मूला। ठीक है, तो CR फॉर्मूला, क्लीमेंट रीड फॉर्मूला, इन रिस्पांस टू द ग्रोइंग टेंशंस बिटवीन द INC एंड द मुस्लिम लीग के बीच टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए तुमसे सिर्फ ईयर पूछेगा 1944। क्या फॉर्मूला था? कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, मैंने कभी नहीं देखा क्वेश्चन, ना तो यूपीएससी में ना तो एसएससी में, कि क्या था फॉर्मूला। तो ध्यान रखना CR फॉर्मूला 1944। देन देसाई लियाकत, भूला भाई देसाई जो कांग्रेस से थे, और लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इन लोगों के बीच में एक अनसक्सेसफुल आर्गुमेंट होता है। अनसक्सेसफुल है तो इंपॉर्टेंट है 1945 में। देन उस टाइम का ब्रिटिश, उस टाइम का जो इंडिया में वॉइसरॉय था वेवेल, इसको बोला जाता है भाई कर यार कुछ जल्दी से। ठीक है, मरवा के मानेगा क्या? तो वेवेल इन सबको जेल से छुड़ाते हैं, सब बंद थे जेल में, तो जेल से छुड़ा के शिमला में लाता है। ठीक है, ठंडी जगह में थोड़ी सी, और जब इनको बुलाते हैं तो यहाँ पे फिर लड़ जाते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस, फिर कांग्रेस मुस्लिम लीग वाले लड़ जाते हैं, ये भी फिर हो जाता है। वेवेल भाई जेल में डालो इनको, ये इसी लायक है, ये इस लायक है नहीं इनको छोड़ा जाए। ठीक है, जेल में डाला, तो जेल में डाला गया और धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि चीजें ब्रिटेन के पक्ष में हो गई, क्योंकि यूएसए के पोल हार्बर में जब बॉम्बिंग करती थी यूएसए, ठीक है, तो यूएसए ने सर्वाइव कर लिया। तो उसने बहुत ज्यादा क्षति हुई थी जैसे तैसे। अब यूएसए ने बदला लेगा खाना, यूएसए ने, ठीक है, यहाँ पे एडवाइजरी इशू करी जापान को, बेटा मान जाओ, ये सुनो क्या हो रहा है, मान जाओ नहीं तो फालतू में हम एटम बम गिरा देंगे तुम्हारे ऊपर, जापान के लिए गिरा दो। ठीक है, लाइटली उसने यूएसए ने गिरा दिया। हिरोशिमा में पहला गिराया लिटिल बॉय, हिरोशिमा में गिराया लिटिल बॉय। ठीक है, बहुत लोग, 1.5 लाख लोग लगभग मर गए। आज भी लोग मतलब उसका खामियाजा भुगतते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब थे। ठीक है, फिर नागासाकी में फिर 3 दिन बाद 6 अगस्त को गिराया और 9 अगस्त को फिर नागासाकी में गिराया। लगभग यहाँ पे भी हिरोशिमा जितने तो नहीं, लेकिन 66,000 के आसपास लोग नागासाकी में मरते हैं। यहाँ पे गिराया था फैटमैन और लिटिल बॉय, 2 बम गिराया, खत्म वर्ल्ड वॉर 2, जापान सरेंडर्ड।
जापान सरेंडर्ड। ठीक है, 10 अगस्त आता रहता है, या फिर कहीं पे 14-15 अगस्त की डेट कोट की जाती है, जहां पे जापान ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 वन बाय दी यूएसआर यूएसए एंड ब्रिटेन वाला साइड था। अब क्या होता है, अब होता यह है कि आईएनए ट्रायल्स चलते हैं। आईएनए ट्रायल्स का मतलब क्या है, जितने लोग आईएनए के थे, जो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे थे इंडियन नेशनल आर्मी के, उनके ट्रायल शुरू किए जाते हैं। लेकिन आईएनए है क्या, वो समझना पड़ेगा आईएनए ट्रायल समझने से पहले। इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज, इसका गठन मोहन सिंह द्वारा जापान में किया जाता है। जब जापान गवर्नमेंट से मोहन सिंह बोलते हैं कि देखो, हम भले ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लड़ रहे हैं, हमको भेजा गया यहाँ पे, लेकिन हम खुद ब्रिटिश हुकूमत से आजादी चाहते हैं। तो एक तरीके से हम कोई ऐसा नहीं कि तुमसे हमारा कुछ वो है, हम तो मजबूरी में लड़ रहे हैं। तो इसलिए जितने लोग तुमने हमारे कैद कर रखा है, हमारे जो भारतीय सिपाही हैं, प्लीज उनको रिलीज करके मुझे दो, मैं एक आर्मी बनाऊंगा, तुम्हारा सपोर्ट करूंगा लिबरेट करने में इंडिया को, सॉरी हराने में ब्रिटिशर्स को, और इससे हमारा भी फायदा तुम्हारा भी फायदा। तो वहां से इंडियन नेशनल आर्मी का जन्म होता है। फिर इसकी चेयरमैनशिप रास बिहारी बोस जी को दे दी जाती है। फिर बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो मोहन सिंह को काइंड ऑफ साइड कर दिया जाता है, जापानीज भाव नहीं दिया जाता। रास बिहारी बोस आते हैं, जिनको जापान की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो वहां का जो जापान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वो भी ऑफर करते हैं, वो भी इनको दिया जाता है। ठीक है, इसको रास बिहारी बोस जी को, ओके, इनकी जो सर्विसेज है उसके लिए, तो इसको लीड करते हैं। उसके बाद रास बिहारी बोस ट्रांसफर कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस को। रास बिहारी बोस वही हैं जो 1930 में गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर है यहां तक कि नहीं क्लियर है? सुभाष चंद्र बोस अब आ जाते हैं यहाँ पर इसकी अध्यक्षता में। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करेंगे, 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म होता है। अवार्ड का नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ राइजिंग सन। जापान को राइजिंग सन बोला जाता है ना, लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ राइजिंग सन अवार्ड दिया गया था। 1897 23 जनवरी को बोस जी का जन्म होता है कटक में। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बोस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, पराक्रम दिवस जो भी कुछ दिन पहले हुआ। 1942 में ये जर्मनी गए थे हिटलर से मिलने, नाम रखे ऑर्लैंडो मजूका। मतलब आप ये मान के चलो कि जैसे हमारे शिवाजी नहीं थे, छत्रपति शिवाजी जो चकमा देके भागे, जैसे भगत सिंह वैसे सुभाष चंद्र बोस ऐसा पहला लगा रखा था। ठीक है, इनको हाउस अरेस्ट करके फिर भी ये चकमा देके वहां से निकल लेते हैं। पहले जाते हैं लाहौर, पेशावर, देन उसके बाद जाते हैं जर्मनी, और जर्मनी में 1942 में 1942 में मिलते हैं हिटलर से, ऑर्लैंडो मजूका का नाम रखते हैं। ठीक है, कि भाई किस तरीके से इंडिया को लिबरेट किया सकता है। लेकिन आगे हिटलर से इनकी बिल्कुल बन नहीं पाती है, और ये वो जो मीटिंग होती है वो अनसक्सेसफुल होती है। उसके बाद सिंगापुर आते हैं और वहीं पे इंडियन नेशनल आर्मी को लीड करने लगते हैं। ठीक है, आईएनए वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड बाय बोस इन सिंगापुर इन 1943। ही फाउंडेड फ्री इंडिया लीजन, जिसको टाइगर लीजन भी बोलते हैं, 1941 में बनाई गई थी, बहुत पहले बॉलिंग जर्मनी में। इसलिए जब सिंगापुर आते हैं 1943 में आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की प्रेसिडेंटशिप संभालते हैं, उसी टाइम पे ही उसमें रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे एक विमेन रेजिमेंट का भी गठन करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी जो यहाँ पे दिख रही है, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल, इनकी काइंड ऑफ अध्यक्षता में एक विमेन रेजिमेंट को भी खड़ा करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, 15 अगस्त को जापान सरेंडर कर देता है टू लाइट पावर, मार्किंग द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, और इनकी डेथ हो जाती है, यानी कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश, सिविलियन प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो जाती है बर्न्स की वजह से। अगेन बहुत डिस्प्यूटेड है ये चीज कि भाई नहीं मरे थे या फिर साजिश की तरह मर गए, तो जो भी है उसमें नहीं जाना है। खैर, सुभाष चंद्र बोस वाज कॉल्ड एज पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, एंड देशभक्तों का देशभक्त कहा गया था भाई गांधी जी, और गांधी जी को इन्होंने दैट इज बोस जी ने 1944 में फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया था। तो आप ये बोल सकते हैं कि भले इनके लॉजिकल डिफरेंसेस हो, लेकिन एक दूसरे के लोग रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, तो ये तीन चीज ध्यान रखिएगा। ओके, तो द इंडियन स्ट्रगल बुक है, ठीक है, वाज ऑथर्ड बाय सुभाष चंद्र बोस 1920 से 42 के बीच इंडियन स्ट्रगल उसको यहाँ पे बताया गया है। ओके, वो 20 से लेकर 34 है। ठीक है, 42 नहीं। देन यहाँ पे बात करेंगे जो स्लोगन दिए गए हैं, फेमस स्लोगन बाय सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो, ठीक है, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, और जय हिंद का नारा दिया गया था भाई सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? डन, आगे बढ़े। और एक चीज ध्यान रखिएगा, फिर आईएनए ट्रायल होता है, लेकिन चीज ध्यान रखिएगा कि जो आईएनए है, ठीक है, जापान के हेल्थ से इन्होंने मणिपुर में आके, ध्यान रखिएगा मणिपुर में एक जगह पड़ती है मोइरांग। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 1944 में, ठीक है, पहली बार इंडिया के मेन लैंड है ना, वहाँ फ्लैग होइस्ट किया था। अंडमान निकोबार के जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वहाँ पे तो इन्होंने कब्जा कर लिया था। फिर 1944 में पहली बार मोइरांग मणिपुर में इन्होंने झंडा फहराया था, और उसको लीड कौन कर रहा था, उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बटालियन को बोल सकते हैं कर्नल शौकत अली थे, जिसको लीड कर रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है, जब सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ हो जाती है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है, तब आईएनए ट्रायल चलते हैं, जहां पे वो ब्रिटिश इंडिया के सिपाही ब्रिटिश फोर्स में थे, उन जिन लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ साजिश रची थी, आईएनए में पार्टिसिपेट किया था और ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे, तो उन लोगों के खिलाफ ट्रायल चलाया गया। पहला जो आईएनए ट्रायल चलाया गया, 3 लोग थे, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, रेड फोर्ट में लाल किले में 1945 में चलाया गया था। ठीक है, यहाँ पे आईएनए सोल्जर्स की तरफ से पैरवी करी किसने की, डिफेंस में कौन आया था, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, अरुणा सैफ अली, तेज बहादुर सप्री, कैलाश नाथ काटजू और बाकी जो बड़े बड़े लॉयर्स थे। यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के भी मुस्लिम लीग दोनों के लॉयर्स थे, और यहाँ पे क्योंकि एक हिंदू था, एक मुसलमान था और एक सिख था, इसलिए ये क्योंकि तीनों यहाँ पे जो मेजर कमिटीज इंडिया की तीनों एक साथ आ गई थी और वो सपोर्ट कर रही थी, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इसको ट्रायल्स को जाने दिया, छोड़ दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि अब ज़्यादा दिन का उनका यहाँ पे राज बाकी है नहीं, तो इसलिए शांति के साथ छोड़ देने में ही भलाई है इनको, तो ट्रायल्स आगे नहीं बढ़ते फिर। ठीक है, कब हुए थे ये, तो ये मई 1946 के टाइम पे हुए थे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके, देन ये ध्यान रखिएगा 1946 में, फरवरी 1946, वैसे तो 1945 से शुरू हो चुकी थी, फरवरी 1946 तक गई थी, और ये थी आपकी, ठीक है, नवंबर 1945 से फरवरी 1946, इसको बोलते हैं RIN म्यूटिनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। था क्या, नेवी का बहुत बड़ा रोल था वर्ल्ड वॉर 2 में, इंडियन नेवी का। तो इंडियन नेवी के कुछ शिप्स थे, जैसे यहाँ पे बॉम्बे में, ये लोग खराब, जो लोगों को खाना मिल रहा था, खराब कंडीशंस थी, जो भेदभाव हो रहा था, यूरोपियंस भी थे काउंटर पार्ट्स, यानी कि यूरोपियंस भी थे इनके साथ जो काम करते थे, उनको ट्रीटमेंट मिलता था और इंडियंस को ट्रीटमेंट मिलता था। जब लोगों ने बोला ट्रीटमेंट को लेकर सुधारो, तो देवाला कि भाई वो तो नहीं सुधार सकते, बहुत डेरोगेटरी कोई चीज बोली गई थी लोगों को। तो इन्होंने क्या किया, स्ट्राइक पे चले गए, इन्होंने जो अपने ब्रिटिश झंडे थे उसको उखाड़ के हटा के वहां से इन्होंने इंडिया का झंडा लगा दिया। ठीक है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झंडे लगा दिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सपोर्ट में आ गए लोग। ठीक है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झंडे लगा दिए, ब्रिटिशर्स के झंडे, इंग्लैंड के झंडा उसको वहां से हटा ही दिया उन्होंने। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले म्यूटिनी कहां हुई थी, ये हुई थी आपकी HMIS तलवार, बॉम्बे में। बॉम्बे के साथ साथ यहाँ पे भी आपकी शुरू हुई थी कलकत्ता में, कराची पोर्ट में, ठीक है, कराची में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, यहाँ हर जगह शुरू हो चुकी थी। ठीक है, और इनफैक्ट जब मराठा रेजिमेंट को खिलाफ लड़ने को बुलाया गया था, तो मराठा रेजिमेंट को जब बुलाया गया तो ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि भाई मराठा जो रेजिमेंट है जानबूझ के इन पे फायर इधर उधर कर रहा है ताकि इन लोगों को कुछ हो ही ना। ठीक है, एंड देन तभी समझ में आ चुकी थी बात की ब्रिटिशर्स को कि भाई जिस तरीके से 1857 की क्रांति हुई थी वहां पे तो हमने उसको दमन कर लिया था, लेकिन अब काफी मुश्किल है और जितने भी तोपे हैं सब देवर टुवर्ड्स द मेनलैंड। ठीक है, तो अब ब्रिटिशर्स को समझ में आ चुका है ये म्यूटिनी का बहुत बड़ा रोल था, जो कि हिस्ट्री में हमें बताया नहीं जाता कभी, बहुत बड़ा रोल था। तो आप सोचो जिस फोर्स के दम पे आप रूल कर रहे हो वही आप एकदम अगेंस्ट हो गई है, और ये बात आर्मी को भी तक पता नहीं थी, सिर्फ नेवी में होती है। आर्मी को पता चलती तो फिर अगर वो भी हो जाते हैं तो फिर तो इनको वही ना लात मार के भगाया जाता। और इनको जब ये बात समझ में आई तो कि भाई भागना तुमको यहाँ से जाना तो है, तो इज्जत के साथ जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, और कांग्रेस भी इज्जत के साथ इनको वो भेजना चाहती थी, लात मार के भेज जाएंगे तो बेइज्जती अलग से होगी। ठीक है, तो ये म्यूटिनी को दबाया, और इनफैक्ट अभी ऐसे
ऐसा नहीं ये लोग शांत हो गए थे, शांत हुए थे जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने खुद आके बोला था इन लोगों की कि शांत हो जाओ, ठीक है, अपनी गिरफ्तारी दे दो और अब आगे स्ट्राइक मत करो, तब ये लोग जाके रुके थे, तब लोग जाके रुके थे, नहीं तो उनकी ब्रिटिश की ऐसी डाली थी, ठीक है। तो HMIS तलवार का नाम देखिए, पहला शोर एस्टैब्लिशमेंट था बॉम्बे में जिसने कि एक तरीके से एंटी ब्रिटिश स्टैंड रखा था इन्होंने। बाकी धीरे धीरे लाहौर का जो कराची का जो पोर्ट है और कलकत्ता का वहाँ पर भी फैल गया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। देन उसके बाद एक कैबिनेट मिशन प्लान को भेजा जाता है, ठीक है। जब वेबल से भी सब कुछ सुधर नहीं रहा था, ठीक है, वेबल ने भी सब कुछ करके देख लिया था, देन एक कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया जिसमें 3 लोग थे, वैसे में पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। हुआ क्या था कि वहाँ पे सरकार चेंज हो गई थी ब्रिटेन में, लेबर पार्टी आ गई थी, ठीक है। वो भी बहुत ही शॉकिंगली हुआ था कि लेबर पार्टी आ गई थी। खैर, लेबर पार्टी के जो काइंड ऑफ हेड थे, जो ब्रिटेन के PM बनते क्लीमेंट एटली, वो बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं कि अब निकलना इंडिया से, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, तैयारी हो चुकी। तो मार्च 1946 में ये जो पूरा कैबिनेट मिशन प्लान है ये आता है यहाँ पे, ठीक है। क्लीमेंट एटली याद होगा आपको, तो ये बंदा साइमन कमीशन का भी एक मेंबर होता है अगर आपको याद हो। तो कैबिनेट मिशन जो है यहाँ पे आता है जिसमें 3 लोग होते हैं, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। पैट्रिक लॉरेंस यहाँ के इस पर्टिकुलर जो प्लान मिशन होता है इसके चेयरमैन के तौर पर इनको भेजा जाता है। ये मैंने पॉलिटी में भी पढ़ा था जब मेकिंग ऑफ या फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आजाद होने वाले हैं, बिल्कुल, है ना। तो एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस चेयरमैन था, स्टैफोर्ड क्रिप्स वही जो कि क्रिप्स मिशन में भेजा गया था, ठीक है। देन देखिए इसका क्या छोड़ो, 3 टियर कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, ठीक है। 3 टियर फेडरल प्लान, 3 टियर तो नहीं 2 टियर फेडरल प्लान था, लेकिन 3 टियर स्ट्रक्चर था ये। 3 टियर स्ट्रक्चर कैसे था मैं बताता हूँ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे पहले अगस्त ऑफर आया था, मुस्लिम लीग ने उसके एक प्रोविजन का तो सम्मान किया या फिर उसको सपोर्ट किया, दैट वाज कि बिना माइनॉरिटी के पूछे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ओवरऑल रिजेक्ट कर दिया था, किसको चाहिए था पाकिस्तान। क्रिप्स मिशन रिजेक्टेड, किसको चाहिए था पाकिस्तान। कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ पे भी पाकिस्तान नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया बताते हैं क्यों नहीं किया। इसमें ग्रुपिंग का प्रोविजन था कैबिनेट मिशन प्लान में, ग्रुपिंग का प्रोविजन, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। हरा वाला जो देख रहे हो ये है ग्रुप A, ये हरा वाला लाइट हरा देख रहे हो ये ग्रुप B, और बच गया जो पीला पीला दिख रहा है ये, सॉरी लाल लाल दिख रहा है ये ग्रुप C। ये हिंदू मेजॉरिटी, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, ये मुस्लिम मेजॉरिटी है दोनों, और ये है हिंदू मेजॉरिटी, ठीक। कैबिनेट मिशन प्लान में ये था कि ये हो गया ग्रुप A, ये हो गया ग्रुप B और ये हो गया ग्रुप C, ठीक ठीक हो गया ये, ठीक हो गया। फिर क्या होगा, जितने भी ये प्रिंसली आपके प्रोविंसेस हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, ठीक है, ये आपका NWFP हो गया, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे आपका बंगाल है, असम है, यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंस, ये सब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ठीक, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ये फिर अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप का बनाएंगे, फिर ये तीनों मिलकर एक सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, समझ बात। तो इसको इसीलिए बोले 3 टियर स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये खुद का बनाएंगे, अपने ग्रुप का बनाएंगे, और फिर सब मिलकर सेंटर का बनाएंगे, और सेंटर को वीक बना दिया गया था यहाँ पे। कांग्रेस को दिक्कत इसी बात की थी, सेंटर तो वीक है, और क्योंकि इसमें प्रोविजन है 5 साल बाद क्या हो सकता है कि अगर कोई चाहे तो वो अपना ग्रुप बदल भी सकता है, अगर कोई प्रोविंस चाहे तो। जिन्ना वॉज बी लाइक कि आंखों में बन गया दिल, आंखों में बन गया लेजर लाइट, क्यों, क्योंकि उसको अब पहले से भी बड़ा पाकिस्तान समझ में आ रहा था, ये भी मुसलमान है पूरा, ये भी मुसलमान पूरा, ठीक है, हमने तो दिखाई दिया कि मुसलमानों की हितैषी है पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, इसको समझ में आ चुका था कि बड़ा पाकिस्तान लेगा, और इनकी दिक्कत थी कांग्रेस की सेंटर वीक था, तो अगर कल को इधर उधर जा सकता है तो भाई ऐसे तो पहले तो था भाई, कांग्रेस को दिक्कत थी कि बंटवारा नहीं होना चाहिए देश का, पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, दूसरा देश नहीं बनना चाहिए, यहाँ तो बहुत सारे देश बन जाएंगे भाई अगर इस तरीके से होगा, तो ये बहुत बड़ी चिंता थी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने इनिशियली सपोर्ट किया था इसका, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था इनिशियली। फिर जब कांग्रेस का स्टेटमेंट आता है यहाँ पे कि ये जो ग्रुपिंग है कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी ग्रुप में रहना है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, और जब ये बात अनाउंस करी गई कि भाई ऐसे ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है, ठीक है, जब अनाउंस किया गया कि ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है, तब जिन्ना की जल इसलिए गई कि भाई अगर कंपलसरी नहीं है और इस तरीके से तो फिर ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी हमारे लिए, और उसको कंपलसरी होना चाहिए। जब कैबिनेट मिशन प्लान ने बोल दिया कि हाँ वो कंपलसरी नहीं है, तो मुस्लिम लीग ने ऑब्जर्व किया डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को जम के मारकाट हुई हिंदू और मुसलमानों के बीच में, क्योंकि मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करने का आदेश दे दिया था कि अब ऐसे तो नहीं मिलने वाला पाकिस्तान, अब एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ेगा, उतर जाओ सड़कों में। और उतर के सड़कों में क्या हुई, मारकाट हुई, घरों से निकाल के काटा गया, लोगों काटा गया। ये पड़े हुए हैं, दिस इज द एक्चुअल पिक्चर क्लिक्ड इन दी नॉर्थली कैलकाटा किलिंग्स भी बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो किलिंग्स हुई थी, सबसे जो ज़्यादा लोग मरे थे वो कैलकाटा में ही मरे थे, और इसीलिए उसको बोलते हैं कैलकाटा किलिंग्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो 1946 में होती हैं जब डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, कितने लोग मरते हैं, लगभग आप मान के चलो एटलीस्ट 10,000 लोग तो मरते ही हैं, सिर्फ कैलकाटा की बात हो रही है, हर जगह लोगों को निकाल काटा जाता है, चाहे औरतें हों चाहे बच्चे हों, सबको। और यहाँ पे कांग्रेस को बात समझ में आ चुकी थी, प्रेशर था, जैसे जेबी गिलानी ने भी बोला कि लोगों की मारकाट से तो अच्छा ही है कि पाकिस्तान ही दे दिया जाए, देश में बंटवारा ही कर दिया, तो कांग्रेस को नेहरू को मजबूरन फिर कांग्रेस का बंटवारा करना पड़ता है, ठीक, मजबूरन, ठीक है, वो करना ही पड़ता है। अगेन इट इज डिस्प्यूटेड, वो बात अलग है कि अब बोलना किसी के डिसीजन पर है कि वो गलत किया सही किया, अगेन इट इज वेरी इजी, ठीक है, इट इज वेरी इजी, लाइक कि जैसे अभी आपको पता है पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान, हमारी फोर्सेस ने दबा के अटैक किया इनके उस एयरबेस पे। अब आज से 50 साल बाद 100 साल बाद आगे कोई बोले कि ये तो जो है ना ये फेलियर था इंडिया का, वो उनको वापस नहीं आना चाहिए था, नहीं तो उसी टाइम पीओके मिल जाता, बताओ, आराम से बोला जा सकता है ना, जैसे आज बोला जा सकता है बैठ के आराम से कि ना वो इन्होंने ये नेहरू गलती थी, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट पढ़ तो लो पहले हिस्ट्री को, जान तो लो, राजा ने किसी के द्वारा थोपा गया स्टेटमेंट कीजिए अपने लोगों कि ये इसकी गलती, मैं नहीं बोल रहा हूं कि थी या नहीं थी, मैं बोल रहा हूं कि हो जाने के बाद कुछ भी बड़ा आसान होता है बोलना, बिना दूसरे पक्ष को जाने, बिना दूसरे पक्ष को सुने डिसीजन पास करना, कि ना ये अब नेहरू तो नहीं रहे बोल रहे कि नहीं भाई ऐसा हुआ था, या गांधी आया या फिर जेबी गिलानी आया या फिर कोई और आए कि नहीं ऐसा था कि उस टाइम ऐसी कंडीशन बन गई थी, पता है, तो आराम से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे आज से मान लो कि भैया कल को मान लो कांग्रेस गवर्नमेंट आए और कांग्रेस बोलने लगी ना वो जो पुलवामा में अटैक हुआ था आराम से पीओके लिया जा सकता था, पीछे हट गए, डर गए, तो हो सकता है कि ऐसी कंडीशन ना हो सकता है कि अगर उस टाइम पे पुलवामा के टाइम पे ज्यादा अटैक करते तो इससे ज्यादा युद्ध बढ़ता, हमारी इकोनॉमी और होता, तो उस टाइम कंडीशन हो सकता है ना। तो एक बहुत बड़ा जो रीजन था वो ये किलिंग्स थी, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो डे ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे जो ऑब्जर्व करने का आदेश दिया गया था, ठीक है, उसमें जो भयंकर किलिंग्स हुई,
आरएसएस के बारे में कुछ। अच्छा, आरएसएस तो ऐसा था कि देखो, आरएसएस के बारे में हिंदू महासभा और आरएसएस के बीच में उनका भी ऐसा मानना था। उन्होंने जैसे कि अभी देखेंगे गोडसे वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसमें ग्रुप ए में कौन थे? हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी, ठीक है। हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी जैसे मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, ओडिशा, सेंट्रल प्रोविंस। ग्रुप बी में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी, पंजाब, एनडब्ल्यू, सिंध, बलूचिस्तान। और ग्रुप सी में थी बंगाल एंड असम, ठीक है। तो ये ग्रुप ए एंड बी दोनों, और ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी थे। आई थिंक यहाँ पे ओके, ग्रुप ए और बी थे, ध्यान रखना, ठीक है। ग्रुप ए और बी और ग्रुप सी आपका हिंदू मेजॉरिटी था। वैसे ग्रुप पे ऐसे पूछेगा नहीं, ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि ग्रुपिंग को कंपलसरी नहीं बनाया गया था, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है। तो इस तरीके का 3 टियर स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए। ब्रिटिश ने इसलिए नहीं रोका, मजे ले रहे थे। हाँ, मजे बोलो, फिर उनको तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, मरो कटो, हमें तो छोड़ के जाना है। क्लीमेंट इटली ने फरवरी 1947 में अनाउंस किया था 30 जनवरी 1948 तक, ठीक है। हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, जो ये वाला लिखा है ना ग्रुपिंग वाला ABC, इसको थोड़ा सा मानना, ठीक है। ग्रुप ए वॉज हिंदू मेजॉरिटी, ग्रुप बी मतलब रहेगा ये लाल वाला एरिया, ऐसे कर लो कि ग्रुप ए कर लो, ठीक है। ग्रुप बी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पंजाब एनडब्ल्यूएफ एरिया का, तो ये वाला ग्रुप बी कर लो, ग्रुप सी कर लो, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो फरवरी 1947 में, फेब 1947 में स्टेटमेंट आती है क्लीमेंट इटली के द्वारा कि हम इंडिया लीव कर देंगे 30 जून 1948 से पहले, ठीक है। अब वो इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है। खैर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम पावर थी, ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन था। प्रोविंसेस टू हैव फुल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को पूरी ऑटोनॉमी रहेगी। और हाँ, ये तो हमने देख लिया, इन पीले पीलों का क्या होगा, प्रिंसली स्टेट का। तो प्रिंसली स्टेट को आज़ादी दी गई, ठीक है, कि या तो तुम ज्वाइन कर लेना इंडिया को। तब पाकिस्तान नहीं बना था, पाकिस्तान का तो कोई प्लान ही नहीं था ना कैबिनेट मिशन प्लान में, वो तो ग्रुपिंग का प्रोविजन था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इनिशियली उसको एक्सेप्ट कर लिया था। बाद में पता चला कंपलसरी नहीं है, तो बाद में रिजेक्ट किया उसको, ठीक। तो प्रिंसली स्टेट को था, तो तुम इंडिया ज्वाइन कर लो, या हमें एज मतलब हमारा सक्सेसर गवर्नमेंट बन जाओ, हमारे साथ अलग से एग्रीमेंट कर लो, ठीक है। कुछ तो दिक्कतें थी कांग्रेस में यहाँ पे, लेकिन वही था कि इससे बेहतर अभी तक कोई प्लान आया नहीं था, इसलिए कांग्रेस को मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ा था। इंटरिम गवर्नमेंट टू फंक्शन टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट फॉर्म। अंतरिम सरकार तब तक कार्य करेगी जब तक नया संविधान और सरकार नहीं बन जाती, ठीक है। रिस्पॉन्स टू द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना पर क्या प्रतिक्रिया? तो आईएनसी ने, कांग्रेस ने एक्सेप्टेड द प्लान पार्शियली, ओके, बट अपोज डेट ऑफ ग्रुपिंग। मुस्लिम लीग ने इनिशियली एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में डायरेक्ट एक्शन डे ने बोल दिया। डे ऑफ डिलीवरेंस वही है, जब कांग्रेस की मिनिस्ट्री रिजाइन करती है तो मुस्लिम लीग इसको, कांग्रेस मिनिस्ट्री से रिजाइन करने में मुस्लिम लीग इसको खुशियों के तौर पर सेलिब्रेट करती है, ठीक है। होता क्या है, क्लीमेंट इटली देन एक नया वॉइसरॉय भेजता है भारत में, माउंटबैटन, कि भाई तुम इस दिन से बाइबल से तो कुछ हो रहा नहीं है, शिमला में बुलाए तो कुछ कर पाए नहीं, अब तुम ही जाओ, कुछ करके आओ, यहाँ से निकलना बहुत खर्चा हो रहा है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, पूरा तो लूट ही लिया, पूरा तो निचोड़ लिया भारत को, अब वहाँ से निकलने का समय आ चुका है, ठीक है, फेंक दो उसको, ऐसा टाइप। तो माउंटबैटन दोनों को बुलाता है, कांग्रेस भी एग्री कर चुकी थी पार्टीशन के लिए, बिकॉज आपने देखा है एक्शन डे हुआ किलिंग्स में, देख रहा प्रधानमंत्री बनने के तैयार तो ये भी यहाँ से, ठीक है, लेकिन देख रहा मानना तो पड़ेगा आदमी अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, पावर गेन करने के लिए क्या क्या ना कर दे, ठीक है। तो माउंटबैटन प्लान की बात करें तो माउंटबैटन प्लान देता है, इसको पार्टीशन प्लान बोलते हैं, ठीक है। कि द माउंटबैटन प्लान व्हिच फॉर्म द बेसिस फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट प्रपोज द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू डोमिनेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सबसे पहली बार माउंटबैटन प्लान में आती है कि इंडिया और पाकिस्तान दो देश बनने वाले हैं, और ये प्लान को एक एक्ट के तौर पर पास किया जाता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट, जिसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। अंडर दिस प्लान माउंटबैटन कहता है प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द ऑप्शन, तो भारत ज्वाइन कर लेना या पाकिस्तान ज्वाइन कर लेना या आजाद रहना तो आजाद रहना, ठीक। आजादी मिल जाती है, अगेन मुस्लिम लीग वाला लाइक हम इंडिया के साथ तो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है और 15 अगस्त को इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। जिन्ना खुद ही वहाँ का पहला वो बन गया, दैट इज काइंड ऑफ गवर्नर जनरल टाइप, क्योंकि अभी आप ये समझ लो कि कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बनी, अभी तरीके का डोमिनियन स्टेटस चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं है, संविधान नहीं बना, तो अभी तक ये तरीके से अंतरिम सरकार चल रही है, ये चीज़ें रखना। तो इंडिया का 1950 में बन के तैयार तो 1949 में हो जाता है 26 नंबर को, लेकिन लागू 1950 में होता है, आई थिंक पाकिस्तान को 1956 में जाके होता है, ठीक है, वो बात अलग है कि छोड़ो। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माउंटबैटन बनता है, माउंटबैटन को हटा के सी राजगोपालाचारी को बनाया जाता है, और सी राजगोपालाचारी के बाद इस पोस्ट को हटा दिया जाता है गवर्नर जनरल की, और इसलिए सी राजगोपालाचारी बिकेम दी ओनली, नॉट ओनली फॉर द लास्ट बट ओनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और पहले और आखिरी इंडियन भी बने जिसने कि इस पोस्ट को होस्ट किया, सी राजगोपालाचारी ने होल्ड किया इस पोस्ट को, ओके, ठीक है यहाँ तक, ऑलराइट। माउंटबैटन प्लान के हिसाब से प्रिंसली स्टेट जिसको ज्वाइन करना चाहे 565 थे, 563 इंडिया को ज्वाइन कर लिया। जम्मू कश्मीर हैदराबाद से यहाँ पे सिलहेट करके पड़ता है, ठीक है, सिलहेट ध्यान रखिएगा, सिलहेट में रेफरेंडम काइंड ऑफ हुआ था जो आज के बांग्लादेश में है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे बना था, ये वेस्ट पाकिस्तान बना जो आज का पाकिस्तान है, और जो आज का बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान बना था, ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश नहीं था आजादी के समय में, मतलब पहले तो पूरा भारत था, ये बन गया पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ये बन गया ईस्ट पाकिस्तान। यहाँ सिलहेट करके जगह थी, वहाँ के लोगों ने वोट किया कि हमें पाकिस्तान रहना, बिकॉज ज़्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था पूरा। बाकी जो जूनागढ़ जो गुजरात पड़ता है, यहाँ भी प्लेबीसाइट हुआ था, मतलब एक तरीके वोटिंग हुई थी, लोगों ने बोला था हमें इंडिया में रहना। हैदराबाद को पुलिस एक्सेशन करके, ठीक है, पुलिस का यूज करके ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ठीक है, और ऑपरेशन पोलो के तहत, ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत ध्यान रखिएगा सरदार पटेल जी को इसमें क्रेडिट जाता है कि 1948 में, सितंबर 1948 में उन्होंने, ठीक है, इसको भारत में मिला दिया। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह, याद करो, जिनको 50 लाख रुपए देकर मिला था पूरा जम्मू कश्मीर, ठीक है, डोगरास, तो ये महाराजा हरि सिंह थे। इन्होंने जब यहाँ पे क्या हुआ, पाकिस्तान ने फोर्सेस भेजी थी, जब पार्टीशन हुआ था, जब विभाजन हुआ देश का, बाउंड्रीज तो वो हुई डिमार्केट, बाउंड्रीज साइड डिफरेंट ड्रॉ करी थी। उसके साथ साथ ये समझ लो कि सारी चीज़ें, यानी कि जितना लोन है ब्रिटिश इंडिया का लोन था वो शेयर किया गया, जितने पैसे थे करंट में आरबीआई वगैरह सबके पास वो शेयर किए जाने थे, सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें कुछ पैसा होल्ड कर लिया था जानबूझ के, इसलिए होल्ड किया था क्योंकि उनको पता था कि इनको देने का मतलब हमारे खिलाफ यूज करेंगे। जम्मू कश्मीर उन्होंने क्या किया, फोर्सेस को भेज दिया। जब भेज दिया तो महाराजा हरि सिंह जो पहले इंडिपेंडेंस का गुणगान कर रहे थे, वो अब आते हैं भारतीय सरकार के पास, नेहरू और पटेल से मिलते हैं और उनसे बोलते हैं कि भाई हम इंडिया में मिलना चाहते हैं। अच्छा बेटा तुम्हारी हेल्प नहीं, वो लेकिन हेल्प कर दो हमारी, तो हेल्प ऐसे थोड़ी ना होती है, साइन करो बेटा कि इंडिया में लोग तभी हेल्प होगा, साइन करवाते हैं लोग, ठीक है, लेकिन जब तक कराते तब तक ये जो 5 पीओ वाला क्षेत्र है यहाँ पे पाकिस्तान आ चुकी थी और अभी तक उसको लिबरेट नहीं करा पाए पाकिस्तानी फोर्सेस से, तो इसलिए इसको पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोलते हैं। गांधी जी क्या थे, गांधी जी ने फास्ट रखा था मुस्लिम्स के लिए कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और उन्होंने पैरवी करी थी कि ये जो पूरा पैसा है ये दे देना चाहिए पाकिस्तान को, ठीक है। और भी कुछ चीजें थी जिसकी वजह से आजाद तो खत्म हो गए, जिसकी वजह से गोडसे ने गांधी को असैसिनेट किया। बिरला हाउस वो जगह है,
ठीक है। बिरला हाउस वो जगह है जहां पे गांधी जी अपने एक वहां पे पार्क था, वहां पे प्रेयर्स ऑफर करने के लिए आते थे। ठीक है, प्रेयर्स करने के लिए आते थे। ओके, राइट। तो प्रेयर्स करने के लिए ये लोग गांधी जी आए थे, और जब गांधी जी आए तो गोडसे और इनके जो कुछ साथी थे, गोडसे जो है पूरी बहुत ज्यादा कट्टर हिंदू टाइप के थे। ठीक है, ओके, बहुत ज्यादा कट्टर हिंदू टाइप के आदमी थे ये। वीर सावरकर जो थे उनके साथ इन्होंने थोड़ी सी बातचीत करी, और पहले बहुत सेक्युलर थे, पहले बहुत जैसे नहीं जिन्ना बहुत पहले सेक्युलर था, पहले गोडसे भी गांधी जी को एकदम पूछता था आदमी गोडसे। लेकिन जब कुछ ऐसी चीजें हुई और इसको लगा, या फिर मैं आपको बता दूं, हिंदू महासभा जो है 1915 में बनती है, वो हिंदू की बात करी थी। फिर उसी टाइम पे आरएसएस का भी बाद में गठन होता है, राष्ट्रीय सेवक संघ। तो इसी के मेंबर थे वीर सावरकर, और वीर सावरकर एक अखंड भारत बनाना चाहते थे। वीर सावरकर जो है एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे। ओके, और तब हुआ क्या, तब उनसे मिले गोडसे, और गोडसे काफी इंटेलिजेंसी से काफी वो थे कि अखंड भारत जो नहीं बन पाया उसमें गांधी जी का लेना देना बहुत ज्यादा था। इन्हीं की वजह से पार्टीशन होता है। ठीक है, ऐसा गोडसे का मानना था। गोडसे वाज अ चित्पावन ब्राह्मण। ठीक है, तो इसी वजह से गांधी जी को ये क्या करता है, असैसिनेट करता है, कि उनकी पैरवी करते रहते हैं। ये इंडिया के फादर ऑफ नेशन नहीं है, ये पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन ज्यादा है। ये उन्हीं की पैरवी करी, मुसलमानों के लिए फास्ट रखा, और इनफैक्ट उनको उनकी पैरवी कर रहे हैं कि उनको पैसा दे देना चाहिए। तो फिर इसीलिए गोडसे ने बिरला हाउस में जब गांधी जी आ रहे थे, अपनी जो फीमेल्स थी, ग्रैंड नीसेस थी, मनु गांधी, आबा गांधी, इनके साथ बोला जाता है गांधी जी सोते थे, नहाते थे, बड़ी उस विचित्र उसमें। और ये चीज़ से काफी पुख्ता सबूत है। इनफैक्ट गांधी जी खुद इस चीज़ के बारे में बोलते थे कि हाँ मैं करता हूँ, एंड दैट वाज टू प्रूव माई ब्रह्मचर्य, कि ये ब्रह्मचर्य में बहुत पहले वो एंटर कर चुके थे। तो प्रूव करने के लिए कि चाहे कुछ भी कैसी भी कंडीशन हो, अपने ब्रह्मचर्य से डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, अपने ब्रह्मचर्य से इधर उधर नहीं होंगे, उसको प्रूव करने के लिए गांधी जी ने ऐसा बोला कि वैसा करते थे। ठीक है, इनकी ग्रैंड नीस थी, मनु गांधी थी, आबा गांधी थी, इनकी खुद की पर्सनल डॉक्टर थी सुशीला नायर, ये 3 फीमेल जाकर इनके पास रहती थी। ठीक है, तो गोडसे ने मारा, और उसके बाद गोडसे को तुरंत वहाँ पे एक एयरफोर्स ऑफिसर होता है और एक ब्रिटिशर होता है, वो पकड़ लेते हैं। देन गोडसे के वहाँ पे जो लोग होते हैं, कुछ लोग पिटाई करते हैं, फिर पुलिस स्टेशन ले जाता है, बाद में फांसी हो जाती है गोडसे को। और इनफैक्ट इसके बाद जब गोडसे मारता है गांधी को, तो बहुत राइट्स होते हैं जिनके बारे में आगे नहीं बताया जाता है। गोडसे जैसे ने बताया चित्पावन ब्राह्मण था, याद करो, जिससे कि आपके चित्पावन ब्राह्मण से ही नाना फडणवीस याद है, कुछ नाना फडणवीस जो सवाई माधवराव को पेशवा बनाते हैं, तो वही चित्पावन ब्राह्मण जो थे। ठीक है, मेनली चित्पावन जितने भी पेशवा थे चित्पावन ब्राह्मण थे। ओके, तो वो उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा राइट्स होते हैं, उनको घरों से निकाल के मारा जाता है, जो भी इनकी कम्युनिटी के लोग थे। बहुत लोग की हत्या करी जाती है जो इनकी कम्युनिटी के थे। और जब ये इनको मारा जाता है तो न्यूज़पेपर में जो पब्लिश होता है दैट वाज कि गांधी किल्ड बाय अ हिंदू। जैसे आज नहीं, आज पॉलिटिकल पार्टीज हमारी हो गई हैं, फिर बहुत सारे मीडिया हाउसेस न्यूज़ को एक एंगल से पॉइंट किया जाता है, एक एंगल से दिखाया जाता है। लाइक कि अगर उसमें दलित कीवर्ड होगा, उसमें अगर मुस्लिम कीवर्ड होगा तो ज़्यादा ट्रैक करेगा, उससे जो विपक्ष है वो भी एक्टिवेट जल्दी होता है, ज़्यादा एक्टिवेट होता है। अगर मान लो 2 आदमी हैं, ठीक है, इसने इसको मार दिया, ऐसे समझ लो, ठीक, दोनों सेम कास्ट हैं, दोनों सेम रिलीजन, मान लो दोनों मुसलमान हैं, दोनों हिंदू, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं आने वाला है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये हिंदू हुआ और अगर ये मुसलमान हुआ, सब आ जाएंगे तुरंत। अगर ये दलित हुआ, सब आ जाएंगे तुरंत। ये हार्श रियलिटी है। क्यों? क्योंकि वहाँ से वोट बैंक आते हैं, और ये क्या करता है, और रिफ्ट क्रिएट करता है कम्युनिटीज के बीच में, चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे डिफरेंट कास्ट हो। ठीक है, क्योंकि तुरंत आ जाएंगे सपोर्ट में। अगर सेम कम्युनिटी होंगे, मान लो कि ये भी दलित कम्युनिटी से भी दलित कम्युनिटी, कुछ हो गया तो कुछ किसी को कोई परवाह नहीं है भाई, किसी को कुछ नहीं है। लेकिन अगर गलती से अगर जिसे मारा, अगर जनरल कैटेगरी का कुछ हो गया और दलित हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज तुरंत आएंगे, तुरंत फंडिंग मिलने लगेगी, नो डाउट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये काइंड ऑफ दोगलापन नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का जो होता है, जो मेरा ऑब्जर्वेंस रहता है कि भाई दलितों के सपोर्ट में आप काम करो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भाई बहुत अन्याय सहा है और आज दिन तक सहते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये सब क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, अपने फायदे के लिए उसको यूज करते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। उनको कुछ ऐसा नहीं है कि ये जो कम्युनिटी है एसिमिलेट हो जाए या फिर इसका उत्थान हो। जैसे मैंने बोला ना, जब भगत सिंह की या फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो लोग मूर्तियां वो लगाते हैं, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए लगाते हैं, इनको ज्यादा और कुछ लेना देना नहीं है कि भाई उनका उत्थान हो, वोट बैंक। यस, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो गोडसे की भी हत्या, गोडसे को तो हैंग कर दिया जाता है, सावरकर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे तो वो बच जाते हैं यहाँ पे। और हिंदू महासभा का वहाँ से रोल काफी कम हो जाता है, माना जाता है वहाँ से इस तरीके से प्रोजेक्शंस बनाए जाते हैं हिंदू के खिलाफ खासकर। ठीक है, कि जैसे गांधी किल्ड बाय हिंदू, सो दैट कि हिंदू महासभा एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक लार्जर, एक स्ट्रॉन्ग राइवल पार्टी के तौर पे कांग्रेस का ना उभर सके, ना सामने आ सके, ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं कांग्रेस पे। इसलिए वहाँ पे इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि हिंदू ने गांधी को मारा। लाइक जैसे मैंने बताया ना, अगर कुछ ऐसा हो जाए, जैसे मान लो जैसे गांधी जी के अपने खुद बेटे से नहीं बनते थे, हरिदास करके का नाम था, वो उनके फ्यूनरल में भी नहीं आए थे। ठीक है, तो ऐसा पेपर नहीं थी। लेकिन अगेन पार्टीज क्या करती है, जैसे यूज किया गया यहाँ पे कि गांधी जी कहते हैं हिंदू ने करी। हाँ, जैसे कि कुछ भी हो जाए तो एक दलित कहते हैं, एक श्रवण वर्ग के एक इंसान ने कर दी। जबकि ये देखा जाना चाहिए कि ये जो किलिंग हुई है, जो भी हुआ है, ये नॉर्मल कारणों की वजह से हुआ है या फिर कुछ कास्टिज्म इशू की वजह से हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी और तुम्हारी मान लो लड़ाई हो जाए मेट्रो में, अब भाई मैं इसे तो नहीं लड़ रहा ना कि मुझे ये पता चला तुम दलित हो, या फिर तुम इस पर्टिकुलर मान लो तुम मुस्लिम हो, या फिर तुम सिख हो, या तुम क्रिश्चियन हो, वहाँ पे किसको क्या पता। लेकिन पार्टीज के फायदे में जो होता है वो उस तरीके से उसको प्रोजेक्ट करती है, वो वही वैसा यहाँ पे माना जाता किया गया भाई कांग्रेस, ये दिखाने के लिए, सो दैट कि हिंदू महासभा एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी के तौर पे ना इमर्ज हो सके। खैर जो भी हो, बांग्लादेश लिबरेट होता है 1971 में, जो ईस्ट पाकिस्तान के तौर पे क्रिएट किया जाता है। इनिशियली जब इंडिया इंडिपेंडेंस उसको मिलती है, भारत आजाद होता है, तो ये वेस्ट पाकिस्तान बनता है, ईस्ट पाकिस्तान बनता है। और 1971 में हम मतलब इंडिया इंदिरा गांधी के टाइम पे, और इंदिरा गांधी के बहुत बड़ा सक्सेस माना जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, गट पावर नहीं, विल पावर चाहिए। ठीक है, गट पावर ट्रांजिशन के लिए अच्छी चीज़ है। तो विल पावर इनकी बहुत वो मानी जाती है कि इन्होंने यूएसए का दबाव होने के बावजूद भी ये जो ईस्ट पाकिस्तान है इसको लिबरेट करके बांग्लादेश बना दिया। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इन 1971 1971 में। 1972 में शिमला एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो उस टाइम का राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट, जो अभी आपको पता है जब पुलवामा अटैक के बाद हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया, तो खारिज कर दिया, तो इन्होंने शिमला एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया। ये शिमला एग्रीमेंट 1972 जो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में होता है। और यही देखा आज दोनों में कितनी मित्रता हो गई है कि उसको नहीं खिलाओगे वर्ल्ड कप में T20 के, तो हम भी नहीं खेलेंगे। मोहसिन नकवी बोल रहा है, सुना ना, को बांग्लादेश नहीं आ रहा है वो T20 वर्ल्ड कप, बोला कि इंडिया खेलने नहीं आएंगे। इंडिया बोलेगा अच्छा तुम बताओ बुला कौन रहा है, यू आर लाइक दैट फूफा जी जिसको कोई पूछ नहीं रहा है लेकिन फिर भी गुस्सा हुआ पड़ा है जब बुला ना, वही कोई बुलाई कौन रहा है। तो ये मोहसिन नकवी बोल रहा है नहीं वो नहीं आएगा ना, हमारा छोटा भैया नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे। ये स्कॉटलैंड आ गया, अभी स्कॉटलैंड इनकी जगह। वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। राइट, आप क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, फैक्ट लिटिल बॉय तो ड्रॉप हुए थे, और उसी जो ड्रॉप हुए थे फैक्ट लिटिल बॉय वहीं से आइडिया आया इनबॉक्स का भी। ठीक है, खैर तो जिसको भी लेक्चर के रिकॉर्डिंग्स चाहिए, क्विज चाहिए डेली वीकली, कल पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा खत्म हो रहा है, पूरा क्विज होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी, परसों ट्यूसडे से इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, कल ब्रेक रहेगा। तो नोट्स आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स की, क्विजेज, एवरीथिंग प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप सब बैच में आपको मिल जाएगा 4.0 में, इंग्लिश का है, ये कहूँगा आपका। ऑलराइट,
करिए क्वेश्चन करिए, और जिनको जाना है ना भाग के जल्दी से जाएं, जिनको क्वेश्चन से एलर्जी है ठीक है वो जा सकते हैं। पर सर हम तो 2014 में आना तो ऐसा क्या वॉइस रिकवरी करवाना है। बाघा जतिन के बारे में, बाघा जतिन जतिन नाथ मुखर्जी थे ठीक है। ये जुगांतर जो फैक्शन था सीआर दास की डेथ के बाद, जो जुगांतर फैक्शन है ठीक है, उसको लीड किया था। तो ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में 1936 सहजानंद सरस्वती, बतांगिनी हजरा और लक्ष्मण नायक, जो लक्ष्मण नायक और बतांगिनी हजरा किससे एसोसिएटेड यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन से। प्रिंसली स्टेट के बारे में कौन सा, रुक जाओ भी ठीक है, तो आसान पहले कर लेते हैं, नहीं तो फिर एकदम से तुम्हें लोड आ जाएगा नहीं। और मतलब करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में आपको लगाना। लखनऊ पैक्ट रिटर्न ऑफ बोस टू इंडिया, क्रिप्स मिशन एंड नेवल म्यूटिनी इन बॉम्बे, फरवरी 1946, 1942, 1916, 1943 सिंगापुर में ओके रिटर्न किया था ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक सेकंड रिटर्न ऑफ बोस टू इंडिया बोल रहा है, सिंगापुर का बोल रहा है वो ठीक है। तो यहाँ पे 1 होगा। और आपको ये चीज़ तो मैंने कल लिखवा दी थी ना, ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाते हैं बोस जी 1939 में, जब कांग्रेस रिजाइन कर देते हैं विद इन द कांग्रेस। आई थिंक आज लेक्चर नहीं था लेकिन उसमें था ठीक है। ये आई थिंक ओके सिविल सर्विस के आपको पता होना चाहिए, उन्होंने काफी कम एज में सिविल सर्विस क्वालीफाई कर लिया था ठीक है सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 1 2 3 4 इंडियन स्ट्रगल 1920 to 42 किताब किसने लिखी है, बोस जी ने किताब लिखी है। आफ्टर द आईएनए बोस रिक्रूटेड लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन जापानीज कैंप, इंट्रोड्यूस्ड अ वुमेन्स डिटैचमेंट नेम्ड आफ्टर द रानी ऑफ झांसी ठीक है। झांसी की रानी के नाम से एक महिला टुकड़ी बनाई यस, जिसकी लीडरशिप किसने अज्यूम करी जरा बताएंगे, ये भी सही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो लक्ष्मी नारायण जो सहगल है उन्होंने। इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1937 इन व्हिच टू प्रोविंसेस कांग्रेस डिड नॉट एबल टू एमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। 1937 में वो चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से कौन से 2 प्रांतों में एकल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने नहीं आई थी, तो पंजाब और सिंध प्रांत में नहीं आई थी, ध्यान रखिएगा ओके। भूदान आंदोलन कब हुआ था आपका, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है लिस्ट लक्ष्मी यस। तो भूदान आचार्य विनोबा भावे ने लीड किया था 1951 में ठीक है। ठीक है आचार्य विनोबा भावे ने, और ये कहाँ से शुरू किया था, पोचमपल्ली गांव तेलंगाना में, वहां से उन्होंने शुरू किया था। द टारगेट वाज टू गेट 1/6 कौन सा करेक्ट है, टारगेट वाज टू गेट 1/6 ऑफ कल्टिवेबल लैंड इन इंडिया एज डोनेशन ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्योंकि 1951 के टाइम पे जब इंडिया आजाद हो चुका था तो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था जिसके थ्रू 9 शेड्यूल को जोड़ा गया था, और उसमें लैंड प्रोविजंस ऐड किए गए थे। लैंड प्रोविजंस मैंने आपको बताया था कि क्या था लैंड प्रोविजन में, लैंड प्रोविजन में यह था कि बहुत सारी जमीन कुछ लोगों के पास थी जो बड़े बड़े जमींदार थे, तो उनको लेके उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। तो लोग जा रहे थे कोर्ट में, उसको लेके कोर्ट केस हो रहे थे, जैसे कृष्ण भारती केस भी अपना, तो इन्होंने बोला था कि अपने आप से ही डोनेट कर दो आप लोग ठीक है। तो वो था एक वॉलंटरी लैंड डोनेशन टाइप प्रोग्राम। इट वाज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट नहीं आया था कोई। इट वाज इंश्योर्ड दैट द डोनेटेड लैंड वाज फ्री फ्रॉम लिटिगेशन। ऐसा नहीं था। द फर्स्ट डोनेशन वाज बिहार ना, फर्स्ट था पोचमपल्ली तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, टारगेट 1/6 था। क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा सही नहीं है, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द क्रिप्स मिशन इज नॉट करेक्ट। इट वाज सेंट टू इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1942, यानी कि इसे मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो इट वाज सेंट टू इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1942। It was proposed that the Constitution of India was to be framed by an elected Constituent Assembly of the Indian people. Any province which was not prepared to accept the Constitution would be free to retain its constitutional provision existing at that time, and British government could not enter into a separate constitutional arrangement with any of the ascending provinces. इसमें से कौन सा सही नहीं आपसे पूछ रहा है, पहला वाला सही 1942 में आया था ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी इसमें था क्रिप्स मिशन में।